हेलो, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? अब तो एग्जाम आपके बहुत नज़दीक आ चुका है ना। 10-12 दिन बचे। आपको अभी दो संघर्ष करने पड़ रहे हैं। एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, उसका एक अपना संघर्ष है। दूसरी आपकी एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो एक दूसरा संघर्ष हुआ है। कोई बात नहीं, 10-15 दिन की बात है। आपको डटे रहना है। इस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो। आपको अपनी मेहनत को 15-20 दिन और कंटिन्यू करना है, उसके बाद आप ब्रेक ले लेना। तो चलो कल की क्लास जो अपनी पिछली क्लास थी मैराथन, उसमें अपन ने जितने भी टॉपिक कवर किए थे वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन थे वो टॉपिक वाइज मिले थे। मतलब एक टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपको एक जगह पे मिल गए थे। उसी कड़ी में आज अपनी ये दूसरी क्लास है। वो सेम वही पैटर्न है इसका भी, कि आपको टॉपिक के सारे सवाल एक जगह पे ही मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि इन सवालों के अलावा भी यदि आपको कहीं से भी कोई दूसरे सोर्स से सवाल मिलते हैं तो उनको आपको एक ही जगह रखना ना। मान लो कोई आपको सवाल मिल गया एआई पे, तो उसको एआई के साथ जोड़ देना है ना। तो आपके लिए वो आसान रहेगा कि एआई के सारे सवाल आप एक ही जगह पे पढ़ोगे। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एआई का विस्तारित रूप क्या है? आपको ये बताना है कि एआई का विस्तारित रूप क्या है। एआई का विस्तारित रूप क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो याद रखना है। अगला सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है? आपको ये बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अपने पास जो बुद्धिमान है अपन, इंसान लोग, वो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है ना। वो प्रकृति से अपन को मिली है। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ये मतलब होता है कि अपन उसको बुद्धिमान बनाए। जैसे इंसान जिसको बुद्धिमान बना रहे हैं, जैसे मशीनों को बुद्धिमान बना रहे हैं, उसे क्या बोला जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगला सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। बताओ, देखिए क्या आंसर होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द सबसे पहले किसने सबसे पहले दिया गया था? कौन व्यक्ति है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले शब्द दिया था? कौन है? उसका नाम है जॉन मेकार्थी। क्या नाम है? जॉन मेकार्थी। उसके बाद में देखो, एलन ट्यूरिंग है, इसे बोलते हैं कंप्यूटर विज्ञान का जनक। इसे बोला जाता है कंप्यूटर विज्ञान का जनक। उसके बाद में देखो, चार्ल्स बेबेज, जिसे कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। कंप्यूटर का, ठीक है। एक और सीख लिया आपने, जॉन मेकार्थी। कौन है जॉन मेकार्थी? उसका संबंध है एआई से। अगला सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आपको ये बताना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है क्या? कितने लोगों को लगता है कि प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है? ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मशीनों को बुद्धिमान बनाने की तकनीक, उसे क्या बोला जाता है? एआई। अपन ये चाहते हैं कि जो मशीनें अपन काम में ले रहे हैं, वो सारी की सारी मशीनें अपनी तरह सोचे, अपनी तरह समझे और खुद से डिसीजन ले, है ना। वही क्या है? एआई है। अगला सवाल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कौन सी तकनीक शामिल है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कौन सी तकनीक शामिल है? ये शायद 7th या 8th का ना, हाँ, सवाल है। आपको बताना है कि कौन सी तकनीक शामिल है। देखो, इनमें से कोई नहीं। इन तीनों तकनीकों का यूज करता है एआई। कुल 4 तकनीकों का यूज करता है। कौन कौन सी है देखो। पहली है मशीन लर्निंग। दूसरी है प्राकृतिक भाषा संस्करण, जिसे एनएलपी बोला जाता है ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से बोला जाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। अगला अगला है डीप लर्निंग और अगला है, हाँ, नेक्स्ट है कंप्यूटर विजन। तो आपको ये याद रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किन किन तकनीकों का यूज करते हैं। कुल 4 तकनीकों का यूज करते हैं। ये चारों तकनीक आपकी बुक में दे रखी है। अच्छा सवाल था ये पिछला। हाँ, अगला सवाल, निम्नलिखित में से एआई का प्रकार है। आपको ये बताना है कि एआई के कौन कौन से प्रकार है। आंसर होगा डी। एआई 3 प्रकार की होती है। पहली होती है नैरो एआई, दूसरी होती है सामान्य एआई, तीसरी होती है सुपर एआई। देखो देखें। देखो, एआई कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला इसे बोला जाता है नेरो एआई। नेरो एआई, नेरो का मतलब होता है संकीर्ण। नेरो का क्या मतलब होता है? संकीर्ण। ठीक है। ये एक ही प्रकार के कार्य कर सकते, एक ही प्रकार के कार्य कर सकती है। एक ही प्रकार के कार्य कर सकती है। जैसे आवाज पहचानने वाला, आवाज पहचानना, है ना। आवाज पहचानने के लिए अपन कौन कौन से यूज ले रहे हैं आजकल? उसका एग्जांपल क्या है? एक तो सीरी है जो एप्पल का है, एक है एलेक्सा, और एक है गूगल असिस्टेंट। क्या नाम है इसका? गूगल। ये आपको याद रखने हैं
कि नेरो एआई के उदाहरण कौन कौन से हैं, है ना। एक तो है आवाज पहचानने वाले, है ना। दूसरे हैं संवाद करने वाले ना। संवाद करने वाले में है आपके पास चैट बॉक्स। क्या है? चैट बॉक्स। ये क्या कर सकता है? ये ऑनलाइन संवाद करता है ना। जो भी यूजर इसको फोन करेगा ये ऑनलाइन संवाद करेगा। संवाद करने का ये मतलब है कि वो टेक्स्ट में भी बात कर सकता है और वॉइस में भी बात कर सकता है। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी। उसके बाद में देखो जो दूसरे प्रकार के एआई हैं उन्हें सामान्य एआई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सामान्य एआई। ये बहुत काम कर सकते हैं। पहली चीज दिख रहा है ना यहाँ से, हाँ, ये एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। एक से ज्यादा काम कर सकते हैं, है ना। ये मनुष्य की तरह होता है ना। ये मनुष्य के समान होते हैं। देखो हाँ, जो नेरो एआई होते हैं हाँ, उनकी दक्षता या फिर उनकी काम करने की क्षमता या फिर उनकी सोच समझ मनुष्य से कम होती है। जो सामान्य एआई होते हैं हाँ, वो मनुष्य की तरह ही होते हैं और एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। हाँ जी, जो भी जटिल काम है उन्हें भी आसानी से कर सकते हैं और उनमें कोई गलती भी नहीं करेंगे ना। जो तीसरे प्रकार के एआई होते हैं उन्हें बोला जाता है सुपर एआई। क्या बोला जाता है? सुपर एआई। ये मनुष्य से ज़्यादा दक्ष होंगे ना, मनुष्य से ज़्यादा सक्षम होंगे काम करने में ना। और किसके कारण होंगे? इनमें एक गुण है संज्ञात्मक गुण। ये अपने संज्ञात्मक गुण के कारण मनुष्य से ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना। तो इनका सबसे ज़्यादा उपयोग होगा अंतरिक्ष में, है ना। तो अंतरिक्ष में जैसे आजकल क्या हो रहा है कि अंतरिक्ष में जो भी लोग जा रहे हैं या फिर लोगों को भेजा जा रहा है तो उसमें बहुत सारी रिस्क रहती है ना। जैसे अभी आपने सुना होगा सुनीता विलियम्स का, जिनको मतलब उस टेक्निकल वजह के कारण उनको 3 या 4 महीने लेट हो गया था वापस अर्थ पे आने का, है ना। तो आपको ये देखना है कि एआई कितने प्रकार के होते हैं? 3। नेरो एआई, सामान्य एआई और सुपर एआई। चलो अगला सवाल। निम्न में से स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब होता है आवाज पहचानने वाला। इसका मतलब होता है आवाज पहचानना। आवाज पहचानना। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करते हैं अपन आवाज पहचानने के लिए। उसका क्या नाम है? गूगल असिस्टेंट। और दूसरे कौन कौन से हैं? दो, एक है सीरी और एक है एलेक्सा। एक कौन है? एलेक्सा। ये 3 एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं, आपको याद रखना है ना। और ये किसका पार्ट है? ये नेरो एआई का पार्ट है। किसका पार्ट है? नेरो एआई में। उसके बाद में देखो गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव एक प्रकार का क्लाउड है। क्या है? क्लाउड है। ठीक है। और गूगल क्लास इसी तरीके से यदि आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है तो गूगल ने अपना एक अलग से सॉफ्टवेयर बना रखा है, जैसे गूगल क्लास। अगला सवाल, ऑनलाइन सेवा में संवाद हेतु, है ना। ऑनलाइन सेवा में संवाद हेतु किसका उपयोग किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? चैट बॉक्स का। किसका उपयोग किया जाता है? चैट बॉक्स। एलेक्सा और सिरी क्या है? ये नेरो एआई में आता है ना, आवाज पहचानने के। ये नेरो एआई का पार्ट है। और ये भी किसका पार्ट है? ये भी नेरो एआई का पार्ट है। देखा था ना अपन ने कि नेरो एआई के 2 पार्ट है ना। एक तो आवाज पहचानने के लिए और दूसरा अपन संवाद करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का व्यापार हमें निम्न में से क्या उपयोग है? ये आसान सा सवाल है ना, आपकी किताब में दे रखा था। इसका उपयोग है ग्राहक सेवा सुधारने में इसका यूज किया जाता है। ये कुछ आसान आसान सवाल हैं जो आपकी बुक्स में थे, तो मैंने सोचा इनको भी कवर कर लेते हैं। चलो अगला, सड़क मार्ग में यातायात नियंत्रण करने के लिए इसका यूज करेंगे अपन, परिवहन के क्षेत्र में यूज किया जाता है। अगला सवाल, ये आसान आसान सवाल है ना। किसी व्यक्ति की पहचान के लिए, किसी व्यक्ति की पहचान, है ना, किसी व्यक्ति की पहचान के लिए निम्न में से कौन सी मशीन, निम्न में से कौन सी मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है? बताओ देखें। पहला है फिंगरप्रिंट मशीन। इसका उपयोग करते हैं अपन, है ना। आपके जो फिंगर के पैटर्न रहते हैं ना, हर फिंगर के जो पैटर्न रहते हैं वो सबके यूनिक रहते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे फिंगर के पैटर्न और आपके फिंगर के जो पैटर्न है वो कभी भी मैच नहीं होंगे ना। दूसरा, आंखों की पहचान। आंखों की पहचान की जाती है, एग्जाम वगैरह में भी करने लगे ना। आंखों की पहचान से मतलब है आपका जो आइरिस रहता है या फिर जो रेटिना रहता है उसका जो पैटर्न रहता है वो भी क्या रहता है? यूनिक रहता है। उसके बाद में चेहरे की पहचान। चेहरे की पहचान भी की जाती है। चेहरे की पहचान कैसे करते हैं ना, हाँ, उसमें क्या है कि लंबाई मेजर करते हैं, लंबाई और जो चौड़ाई वो मेजर करते हैं। जैसे आपके नाक की लंबाई कान से करेंगे कि उसकी दूरी क्या है, या फिर आंखों से करेंगे कि उसकी दूरी क्या है। इस प्रकार से ये मेजर की जाए। तो इसका सही आंसर होगा नहीं है, तो कौन सा होगा? कपड़ों की पहचान इनमें से नहीं आता है। ये अच्छा सवाल है। अगला सवाल, विद्यार्थियों को किस तकनीक का उपयोग करके, किस तकनीक का उपयोग करके अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए? दो देखिए कौन सा है। क्या आंसर है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता ना। हाँ, रट के नहीं करना है, खेल के नहीं करना है, देख के नहीं करना ना। अगला सवाल, मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ देखिए, मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मशीन को अनुभव से सीखने की क्षमता देना।
मशीन को अनुभव से सीखने की क्षमता देना। जैसे आप लोग अपने अनुभव से सीखते हो ना। हाँ, मान लो आप कोई परीक्षा दो और गलती से ऐसा मान लो कि आप उस परीक्षा में पास नहीं हो, तो फिर आप उससे सीखते हो कि आपने उस दौरान क्या-क्या गलतियाँ की थी। जैसे मतलब एक सब्जेक्ट को आपने बिल्कुल छोड़ दिया था या फिर टेस्ट सीरीज कम लगाई थी ना। उसी तरीके से यदि मशीन अपने अनुभव से सीखने लग जाए, तो उसे क्या बोला जाता है? मशीन लर्निंग बोला जाता है। अब देखो एक चीज़ और, मशीन लर्निंग है वो 4 प्रकार की होती है। एक सेकंड आगे दे रखा है ऐसे। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी कि मशीन लर्निंग का आविष्कार किसने किया था? ऑर्थर सैमुअल ने। किसने किया था? ऑर्थर सैमुअल। जॉन मैकार्थी ने किसका किया था? एआई का, है ना। अब देखो मशीन लर्निंग है वो 4 प्रकार की होती है ना। एक होती है सुपरवाइज्ड, ये आपको याद रखना ना। आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यदि अच्छा सवाल बनाना चाहे तो वो इस पे बना सकता है ना। एक होती है अनसुपरवाइज्ड, एक होती है सेमी सुपरवाइज्ड, एक होती है रेनफोर्समेंट। क्या होती है? रेनफोर्समेंट। ये आपको याद रखने की मशीन लर्निंग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। अब देखो सुपरवाइज से आप याद कर लेना, है ना। एक होती है सुपरवाइज्ड, एक होती है अनसुपरवाइज्ड, एक होती है सेमी सुपरवाइज्ड और एक होती है रेनफोर्समेंट। ये आपको याद रखने की मशीन लर्निंग कितने प्रकार की है ना। ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं। अगला सवाल, एनएलपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको ये बताना है कि एनएलपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। एनएलपी की फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फुल फॉर्म भी याद रखनी है। आपको ये बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? मशीन को मानव भाषा समझने योग्य बनाना। एनएलपी का मतलब समझते हो ना, कि जैसे आपको आजकल यूट्यूब चलाना है, तो आप लोग ज़्यादा टाइप नहीं करते हैं। कोई गाना सुनना है आपको, तो आप टाइप नहीं करते, वहाँ पे जो स्पीच वाला है उस ऑप्शन पे क्लिक करते हो और फिर गाना बोलते हो। जैसे आप गाना बोलोगे, आपने देखा होगा एक लाइन नीचे आएगी ना, जो आपने बोला उसको सेंटेंस में बदला जाएगा, फिर उसके बाद में उसको प्रोसेस किया जाएगा। यही क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखो भारत में ही देखें तो भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। एनएलपी में क्या होगा, मान लो कोई गुजरात का बंदा है, उसको गुजराती आती है, तो उसको उस भाषा में बोलने की इजाजत दी जाएगी कि आप गुजराती बोलो। ये मशीन अपने आप जो बोलना चाहते हो वो कार्य करेगी। मान लो कोई तमिलनाडु से है तो वो अपनी भाषा बोल रहा है, तो वो अपनी भाषा बोलेगा, तो मशीन उस तरीके से कार्य करेगी। इसका मतलब ये है। अगला सवाल, इमर्सिव एक्सपीरियंस का सही अर्थ क्या है? आपको ये बताना है कि इमर्सिव एक्सपीरियंस का सही अर्थ क्या है। अब देखो जो मशीन लर्निंग देखी थी वो एआई का ही एक पार्ट है। तो मशीन लर्निंग अभी अपन ने देखा था ना, मशीन लर्निंग किसका था? यही का ही एक पार्ट है। इसी तरीके से अपन आगे बात करेंगे कि इमर्सिव एक्सपीरियंस का सही अर्थ क्या है। आपको ये बताना है कि इमर्सिव एक्सपीरियंस का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ है उपयोगकर्ता को पूरी तरीके से डिजिटल वातावरण में शामिल करना। देखो इमर्सिव एक्सपीरियंस का ये मतलब है कि आपको एक ऐसा वातावरण देना जिससे आपकी जो इंद्रिय हैं वो महसूस करने लग जाए उसको ना, और उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन होने लग जाए ना, उसे क्या बोला जाता है? इमर्सिव एक्सपीरियंस। जैसे आप 3D मूवी देखते हो, तो 3D मूवी में आपको ऐसे लगेगा कि आपके सामने ये घटना हो रही है ना। जैसे गुंडे और हीरो जब लड़ रहे होते हैं, लपड़ मारता ना हीरो गुंडे को, तो आपको लगेगा कि आपके सामने इसने इसको लपड़ मारा ना। वो होती है, जैसे आपने नहीं देखे कि बहुत सारे आजकल मेलो वगैरह में भी लगते हैं, जैसे 100 रुपये या 150 रुपये की टिकट में बच्चों के वो ऐसे लगाते हैं यहाँ पे, है ना। और फिर उनके बाद में उनको बिठा देते हैं एक जगह, तो बच्चे अपने आप ऐसे ऐसे होने लग जाते हैं ना। तो वो किससे बोलते हैं? उससे बोलते हैं इमर्सिव एक्सपीरियंस। इमर्सिव एक्सपीरियंस के 2 पार्ट है। पहला है वर्चुअल रियलिटी। तो बताओ वर्चुअल रियलिटी क्या है? बताओ देखें, इस पर एक सवाल भी आ चुका है आपके एग्जाम में। इसका मतलब है पूरी तरीके से आभासी कंप्यूटर वातावरण, उसे क्या बोला जाता है? वर्चुअल रियलिटी। दूसरा है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, जिसे समर्थित वास्तविकता बोलते हैं। इसका ये मतलब है कि वास्तविक दुनिया में क्या करना, आपको डिजिटल जानकारी जोड़ना है। इन दोनों में फर्क समझना है। देखो वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि पूरी का पूरा जो वातावरण रहेगा वो क्या रहेगा? डिजिटल वातावरण रहेगा। जबकि इसमें क्या रहेगा? ऑग्यूमेंटेड रियलिटी या फिर समर्थित वास्तविकता में क्या रहेगा? आपकी जो वास्तविक दुनिया रहेगी उसमें किसको जोड़ा जाएगा? डिजिटल जानकारी को जोड़ा जाएगा। ये अच्छा सवाल है ना। अगला सवाल, सोफिया क्या है? बताओ देखें। सोफिया तो अपन ने पढ़ा था ना। सोफिया क्या है बताओ। सोफिया क्या है? ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमनॉइड रोबोट। सोफिया की विशेषता क्या है? आपको ये बताना है कि सोफिया की विशेषता क्या क्या है। सोफिया की ये विशेषता है कि ये मानव जैसी बातचीत और चेहरे के भाव है। तो मेरे को बताओ कि सोफिया किस प्रकार का एआई हुआ? नेरो एआई हुआ, सामान्य एआई हुआ, या फिर सुपर एआई हुआ? बताओ। ये मनुष्य की तरह बातचीत कर सकती है, फिर मनुष्य की तरह काम कर सकती है, तो कौन से एआई हुआ? ये सामान्य एआई का भाग है। अच्छा सवाल आपको ये पूछ सकते हैं कि सोफिया ने उनमें से किस एआई में आता है। ये देखो, हाँ सोफिया बन रखी है ना। अगला देखो, हाँ उसी तरीके से ये रोबोट है ना। है ना, इसे रोवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोवर बोला जाता है ना।
अमेरिका की जो अंतरिक्ष की सबसे बड़ी है संस्था वो नासा, उसने एक इसी प्रकार का रोवर भेजा था मंगल पे, है ना, कि मंगल पे वहाँ पे रिसर्च करने के लिए कि वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है, वहाँ पे कौन कौन सी गैसें पाई जाती है ना, ये सब रिसर्च करने के लिए भेजा था। अगला सवाल, बिग डेटा के लक्षण है। आपको ये बताना है कि बिग डेटा के कौन कौन से लक्षण है। ये आपकी परीक्षा में सवाल आ चुका है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बिग डेटा के लक्षण है। वॉल्यूम का ये मतलब होता है कि बिग डेटा होता क्या है, पहले तो ये देखो। बिग डेटा का ये मतलब है, जैसे आजकल ट्विटर पे एक दिन में पूरी दुनिया में कितने ट्वीट आते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बाग ट्वीट करते हैं, है ना। तो कितना डेटा उनके पास आ गया। उसी तरीके से मान लो यूट्यूब पे कितने लोग हैं जो वीडियोज अपलोड करते हैं, बहुत सारे करते हैं। इंस्टाग्राम पे कितने लोग अपनी पोस्ट करते हैं, बहुत सारी पोस्टें करते हैं ना। उसी प्रकार से फेसबुक पे कितने लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा डेटा किस में आता है, बिग डेटा के अंदर आता है। वॉल्यूम का ये मतलब है कि वो बहुत बड़ी मात्रा में आता है, वो जो बिग डेटा रहता है वो बहुत बड़ी मात्रा में आता है। फिर उसका वेग, वेग का मतलब उसकी गति बहुत तेज रहती है ना। आपको देखोगे कि एक ही घंटे में कुछ लाखों कई बार तो ट्वीट हो जाते हैं ना। फिर उसमें विविधता बहुत रहती है, सत्यता आपको पता लगानी रहती है, और उसके मूल्य क्या है वो भी आपको पता लगाने। तो बिग डेटा के ये पांचों के पांचों लक्षण है। पिछली बार आपके सवाल आया था इस पे कि बिग डेटा के लक्षण क्या है। अब देखो, एक होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, देखो। क्लाउड कंप्यूटिंग एक तकनीक है जिसमें जिसके द्वारा डेटा और इन्फॉर्मेशन, है ना, ये है मेरे पास डेटा और इन्फॉर्मेशन एक ही चीज़ है, वो इंटरनेट की सहायता से स्टोर किया जाता है ना। इसको किसकी सहायता से, इंटरनेट की सहायता, इंटरनेट की सहायता से यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है। स्टोर का मतलब क्या है, सेव किया जाता है ना। स्टोर किया जाता है, मैनेज किया जाता है। मैनेज का ये मतलब है कि आपकी फोटोज को आप इधर उधर पटक सकते हो। रिट्राइव, रिट्राइव का मतलब है जब आपको जरूरत हो उसको प्राप्त कर सकते हो ना। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े सर्वर होते हैं। ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, बड़े बड़े सर्वर होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, शक्तिशाली कंप्यूटर बोला जाता है ना, जो 24 घंटे काम करते हैं, तथा ये सर्वर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह मौजूद है। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग का ये मतलब है कि आपके पास के फ़ोन में जितनी भी फ़ोटोज़ है, जितने भी वीडियोज़ हैं, या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, आप उनको क्लाउड में डाल सकते हो। क्लाउड में डालने का ये मतलब है कि आपको इंटरनेट से एक्सेस करना पड़ेगा उनको। आप मान लो आपका फ़ोन खो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके क्लाउड में जो भी डेटा रहेगा आप उसको वापस प्राप्त कर सकते हो। आपके पास यूज़र नेम ID है तो क्लाउड से आप डेटा प्राप्त कर सकते हो। और दूसरी चीज़, ये सस्ता भी है, और खोने का भी डर नहीं है कि आपके पास पेन ड्राइव था और या फिर फ़ोन था या फिर मेमोरी कार्ड था, उसमें बहुत सारी फोटोज़ थी, वो खो गई, है ना, तो वो आपको वापस मिलने के बहुत कम चांस है। जबकि क्लाउड में जो भी चीज़ रहेगी वो आप उसको वापस ले सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, क्लाउड कंप्यूटिंग का जनक किसे माना जाता है। आपको ये बताना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जनक किसे माना जाता है। जोसेफ कार्ल रोबनेट लिकलाइडर को। इसको लिकलाइडर को आपको याद रखना है। कैसे याद करोगे, क्लाइडर से याद करोगे, कैसे ही कर लेना ना, कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जनक किसे बोला जाता है, लिक क्लाइडर को। ये आपको याद रखना है, JCR लिकलाइडर को। अगला सवाल, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बताओ देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करना, उसे क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी क्लाउड सर्विस मॉडल नहीं है। आपकी बुक में क्लाउड सर्विस के 3 मॉडल दे रखे हैं ना, इसमें कौन सा नहीं है, बायोस नहीं है। बायोस अपने पढ़ा था क्या, बायोस कहाँ पे सेव होता है, रोम में। कहाँ पे सेव होता है, रोम में। इसमें बूटिंग प्रोग्राम, आपके कंप्यूटर के बूटिंग प्रोग्राम सेव रहते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए कुछ जो प्रोग्राम रहेंगे वो कहाँ पे सेव होंगे, बायोस में। चलो, अब देखो कौन कौन सी सर्विस नहीं है, तो अपन ने बता दिया बायोस नहीं है, बाकी ये तीनों की तीन क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है। आई का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, एज ए सर्विस। उसके बाद में देखो, पी का मतलब होता है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो में एज ए सर्विस ही आएगा। एस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग जो अपना कार्य करता है वो सर्विस की तरह करता है, कि उसका वो उसने खुद को इस पैटर्न में बनाया है कि उसका काम, उसने लोगों को ये बताया कि हमारा काम है सर्विस देना ना। तो किस किस प्रकार की सर्विस देते हैं, 3 प्रकार की सर्विस देते हैं। आस पास सास, मतलब आपकी जो सासू है ना, सासू नहीं है तो होगी आगे सासू, है ना, चिंता करनी पड़ेगी। तो सास आस पास है ना, सास आस पास है, इस ट्रिक से आप याद कर लेना ना। सास आस पास है तो आपको बदमाशी वगैरह नहीं करनी, है ना, आपके जितने भी लक्षण है वो उनको नहीं दिखाने होते। ये मजाक में था ना। आपको याद करना है कि जो क्लाउड सर्विस है मॉडल, वो 3 प्रकार के मॉडल होते हैं, आस पास और सास। अगला सवाल, मेघराज, मेघराज GI का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ,
किस देश की पहल है? बताओ देखिए किस देश की पहल है? जैसे भारत सरकार ने एक क्लाउड बना रखा है, जितने भी अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं या फिर जितने भी डेटा है उनको सेव करने, इंपॉर्टेंट डेटा सेव करने के लिए वो कहाँ से सेव करते हैं? क्लाउड से सेव करते हैं, ताकि उनका खोने का डर नहीं रहता, है ना? और उनको बहुत सारी जगहों से क्या है, एक्सेस भी किया जा सकता है। इसको याद रखना है कि मेघराज, मेघराज क्या है? इंडिया का एक क्लाउड है। अगला सवाल, इसी तरीके से राजमेघ, है ना? राजमेघ किसका है? राजस्थान सरकार का है। क्या है? राजस्थान सरकार की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। देखो, एक अपने पढ़ा मेघराज, क्या पढ़ा? मेघराज। और दूसरा पढ़ा अपन ने राजमेघ। मेघ का मतलब होता ही बादल है ना, तो देखो जहां पे मेघ पहले आ रहा है तो ये किसका हो गया? भारत का हो गया। राजस्थान का होगा, उसमें राज पहले आएगा ना, राजस्थान का राज पहले आएगा, तो ये किसका हो गया? ये राजस्थान का। ये आपको याद रखने दोनों, कहीं कंफ्यूज नहीं होना कि राजमेघ भारत का है, राज पहले आ रहा है तो राजस्थान का है, और मेघराज में इंडिया का है। निम्न में से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। बताओ देखिए कौन सा है? गूगल ड्राइव। कौन सा है? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव आपको फ्री में सर्विस देता है। हाँ, कितनी सर्विस देता है बताओ? कितने जीबी तक आप डेटा इसमें सेव कर सकते हो? 15 जीबी तक। कितने जीबी तक? 15 जीबी तक आप इसमें डेटा सेव कर सकते हो। बाकी देखो, हाँ, रिमोट गेम से कोई मतलब नहीं है, ट्रैफिक कंट्रोल से कोई मतलब नहीं है, डिवाइस रिपेयरिंग से कोई मतलब नहीं है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कौन है? गूगल ड्राइव। हाँ, ये देखो, हाँ, कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण है, बुक्स से लिया गया है। एक है वन ड्राइव, है ना? वन ड्राइव किसका है? वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का है। उसके बाद में है गूगल ड्राइव, जो मैंने अभी बताया। एक है ड्रॉप बॉक्स। आपको तीनों को तीनों याद रखने हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से उदाहरण हैं, आपको तीनों याद रखने हैं। एक है वन ड्राइव, एक है गूगल ड्राइव, और एक है ड्रॉप बॉक्स। अगला सवाल बताओ देंगे इनमें से क्या होना चाहिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। इनमें से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण नहीं है? बताओ देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण कौन सा नहीं है इनमें से? देखो, गूगल ड्राइव तो अभी अपन ने पढ़ा था ना, गूगल ड्राइव तो उदाहरण है। वन ड्राइव भी है। गूगल ड्राइव कितनी देता है? 15 जीबी तक आपको फ्री देता है। यदि आपको 15 जीबी से ज़्यादा डेटा चाहिए तो उसका वो कुछ चार्ज है, यदि वो आप चार्ज लेते हो तो उसके बाद में आप क्लाउड पे ज़्यादा डेटा भी ले सकते हो ना। गूगल मैप भी है, तो कौन सा इसका नहीं है? उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें? प्रिंटर नहीं। अगला सवाल देखो, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार। अब देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग 4 प्रकार का होता है ना। कौन कौन सा? पहला होता है सार्वजनिक। सार्वजनिक का ये मतलब है सबके लिए, है ना, आम जनता के लिए जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसे सार्वजनिक बोला जाता है। दूसरा निजी। निजी का मतलब है किसी कंपनी विशेष का ना। जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी का पूरा डेटा एक ही जगह पर रहे, तो वो किस प्रकार की क्लाउड कंप्यूटिंग आएगी? निजी। हाइब्रिड का मतलब होता है सार्वजनिक प्लस निजी, सार्वजनिक प्लस निजी। उसके बाद में एक होता है सामुदायिक। सामुदायिक का ये मतलब होता है कि जैसे उद्योग, है ना, उद्योग के जितने भी लोग हैं, है ना, वो सारे के सारे अपना एक अरेंजमेंट करें और सारे के सारे डेटा को किस पे? क्लाउड पे डाल दे। या फिर मान लो शिक्षा विभाग की जितनी भी संस्थाएं हैं, सारी एक जगह पे अपना अलग क्लाउड बना ले, उसे क्या बोला जाता है? सामुदायिक क्लाउड बोला जाता है। अगला सवाल, किसी संगठन की विभिन्न शाखाएं, मतलब एक संगठन है यहाँ पे, कोई भी संगठन का मतलब होता है कोई कंपनी, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, हाँ, के बीच संसाधनों को कौन से क्लाउड पर डाला जाएगा? बताओ कौन से? तो वो कौन सा क्लाउड रहेगा? प्राइवेट क्लाउड रहेगा। अब है ग्रिड कंप्यूटिंग। देखो, अभी तक पढ़ा क्या अपन ने? सबसे पहले अपन ने एआई से स्टार्ट किया था कि एआई क्या होता है ना। हाँ, एआई के बाद अपन ने पढ़ा था कि मशीन लर्निंग क्या होती है। एआई 3 प्रकार की होती है। उसी प्रकार से अपन ने देखा था कि मशीन लर्निंग 4 प्रकार की होती है। उसके बाद अपन ने देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का ये मतलब है कि जो भी आपके पास डेटा है उसको आप पेन ड्राइव में या फिर मेमोरी कार्ड में सेव करने की जरूरत नहीं है। उसको कहाँ पे सेव कर दो? क्लाउड पे सेव कर दो ना। तो क्लाउड पे सेव करने के लिए आपको इंटरनेट से क्लाउड को जोड़ना पड़ेगा, और वापस प्राप्त करने के लिए भी आपको इंटरनेट से जोड़ना पड़ेगा। अब कुछ छोटे मोटे और टॉपिक हैं, देखो। ग्रिड कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको ये बताना है कि ग्रिड कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य संसाधनों को साझा करके बड़े कार्य करना। तो सबसे ज्यादा इसका यूज कहाँ पे होता है? अनुसंधान। कहाँ पे यूज होता है? अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब है रिसर्च में। कहाँ पे यूज होता है? रिसर्च में यूज होता है। देखो, ग्रिड कंप्यूटिंग का ये मतलब है कि मान लो आपके गांव में कोई प्रोग्राम करना चाहते हो, आप बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहते हो जिसमें 20,000 लोगों का खाना है ना। तो किसी एक परिवार में या फिर एक घर में वो सारे के सारे संसाधन नहीं मिलेंगे। जो आपको जरूरत है, जैसे आपको मान लो 50 भट्टियों की जरूरत है या फिर 10,000 थालियों की जरूरत है, तो वो एक घर में नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? जितने भी आपके गांव के लोग हैं वो कुछ ना कुछ अपनी क्षमता के अनुसार जो भी संसाधन उनके पास है, मान लो किसी के पास 2 भट्टी तो 2 भट्टी लाएगा ना, किसी के पास 4 भट्टी है तो 4 भट्टी लाएगा, 10 कड़े है तो कोई 10 कड़े लाएगा। इसी प्रकार से आप मिलके यदि कोई एक बड़ा काम करते हो तो उसे क्या बोला जाता है? ग्रिड कंप्यूटिंग।
और सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है अनुसंधान। मान लो मेरे को एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जिसकी मान लो 64 GB रैम हो, है ना। लेकिन मेरे जो कंप्यूटर की है मान लो 8 GB रैम है, तो मैं क्या करूँगा, बाकी 3-4 लोगों को मिला के अपनी रैम है वो 64 GB कर लूँगा। अगला सवाल ब्लॉकचेन किस प्रकार का नेटवर्क है? आपको ये बताना है कि ब्लॉकचेन जो है वो किस प्रकार का नेटवर्क है। प्रकार का नेटवर्क है डिसेंट्रलाइजेशन को बोलते हैं विकेंद्रीकृत, और दूसरा है साझा डेटाबेस। देखो विकेंद्रीकृत का ये मतलब है कि जो उसका केंद्र रहेगा वो एक जगह नहीं रहेगा ना, केंद्र है वो अलग अलग जगह रहेगा, उसे क्या बोला जाता है विकेंद्रीकृत। और साझा डेटाबेस का मतलब है कि जो डेटाबेस रहेगा, डेटाबेस का ये मतलब है जो भी डेटा रहेगा वो सबका सेम जगह रहेगा ना, सेम जगह रहेगा, फिर डेटाबेस का मतलब सब में शेयर रहेगा ना, सब लोग डेटाबेस को देख सकते हैं, साझा का ये मतलब। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित है? कौन सी क्रिप्टो करेंसी है? बिटकॉइन। ये आपके सवाल आ चुका है बिटकॉइन का कि कौन सी है जो है क्रिप्टो करेंसी वो ब्लॉकचेन पर आधारित है, बिटकॉइन। अगला सवाल एल्गोरिदम क्या है? आपको ये बताना है कि एल्गोरिदम किसे बोलते हैं ना। समस्या को हल करने के लिए क्रमबद्ध चरणों का समूह है, उसे क्या बोला जाता है? एल्गोरिदम। इसका यदि आप समझो तो इसे क्या बोलते हैं? प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लान। मतलब आपको कोई भी काम करना है तो उस काम करने के लिए आप पहले उसका प्लान बनाओगे कि इस काम को मैं ऐसे करूंगा ना, उसकी स्टेप बनाओगे, पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा। उसे कंप्यूटर की भाषा में क्या बोला जाता है? एल्गोरिदम। कंप्यूटर में कोई भी जब काम होती है या फिर बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो सबसे पहले उसकी एल्गोरिदम बनाई जाती है। एल्गोरिदम का ये मतलब है कि उसके चरण लिखे जाते हैं कि इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से अपन को आगे तक ले जाना है। अगला देखो आईओटी, है ना। आईओटी को क्या बोला जाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या है? वह तकनीक जिसमें भौतिक वस्तुएं इंटरनेट से जुड़कर, ये भौतिक वस्तु मेरे पास मान लो ये फोन है या फिर मान लो ये मेरे पास एसी है, भौतिक वस्तुएं क्या करेगी? पहले तो इंटरनेट से जुड़ेगी, इंटरनेट से जुड़कर डेटा भेजती है ना, ये आपस में डेटा भेजेगी आपस में, या फिर यूजर को स्वतः ही डेटा भेज सकती है, या फिर मान लो ये मैं हूं तो ये मेरे को भी डेटा भेजती है। इसे क्या बोला जाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोला जाता है ना। जब डिवाइस प्लस इंटरनेट प्लस सेंसर प्लस सॉफ्टवेयर मिलकर कोई काम करे तो उसे क्या बोला जाता है? आईओटी। आईओटी का ये मतलब है मान लो मैंने कैमरे लगा रखे हैं अपने घर पे, है ना, उसको मैंने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया ना। हाँ, मैंने एसी लगा रखा है, एसी को भी फ़ोन से कनेक्ट कर लिया ना, गीजर लगा रखा है उसको भी फ़ोन से कनेक्ट कर लिया। इस प्रकार का जो नेटवर्क बनता है उसे क्या बोला जाता है? आईओटी बोला जाता है। अगला सवाल डेटा एनालिसिस, एनालिसिस को बोलते हैं विश्लेषण। कि डेटा विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ। डेटा एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मतलब मुख्य उद्देश्य डेटा से उपयोगी जानकारी निकालना, डेटा से उपयोगी जानकारी निकालना। ये किसका काम है? डेटा विश्लेषण का। आपने नहीं देखा क्या बहुत सारे विशेषज्ञ रहते हैं या फिर जो विश्लेषण करते रहते हैं ना, जैसे चुनाव हुए तो चुनाव के बाद में उनका विश्लेषण करते हैं कि हम इस कारण हारे या फिर हम इस कारण जीते, है ना। देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक है पांडा प्रोग्रामिंग भाषा, पांडा प्रोग्रामिंग भाषा, पांडा प्रोग्रामिंग भाषा। ये पांडा प्रोग्रामिंग भाषा है जो अपन ने पाइथन भाषा पढ़ी थी ना, पाइथन की लाइब्रेरी है। क्या है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को क्या बोला जाता है? पुस्तकालय बोला जाता है ना। जो डेटा विश्लेषण का काम कौन करती है? पाइथन भाषा में एक है पांडा प्रोग्रामिंग भाषा, का काम यही है कि डेटा का विश्लेषण करना। ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अलग से सवाल नहीं बनाया लेकिन आपकी बुक्स में किताब में ये मेंशन कर रखा है कि जो पांडा प्रोग्रामिंग भाषा है। अब देखो पाइथन का पुस्तकालय से ये मतलब है कि पाइथन में बहुत सारे पुस्तकालय हैं, पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का ये मतलब हुआ कि जैसे इतिहास की एक अलग लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको इतिहास की सारी बुक्स मिल जाएगी ना, उसी तरीके से मान लो आपके पास हिंदी की लाइब्रेरी है ना, हिंदी की जितनी भी किताबें हैं आपको एक जगह मिल जाएगी। एक कंप्यूटर की लाइब्रेरी है, कंप्यूटर की आपको जो बुक चाहिए वो सारी की सारी मिल जाएगी। उसी तरीके से पाइथन में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है पांडा प्रोग्रामिंग भाषा, और उसका काम है डेटा को एनालिसिस या फिर डेटा का विश्लेषण करना। अब देखो ये आप लोगों ने देखा होगा कि फोन का ओरिएंटेशन चेंज होता है। फोन का ओरिएंटेशन का मतलब समझते हो ना, जैसे आप फोन ऐसे देख रहे हो तो आपकी उसकी स्क्रीन है वो ऐसे आ रही है ना। आपने जैसे ही फोन ऐसे किया ना, यदि उसका ओरिएंटेशन ऑन कर रखा है आपने ऑटोमेटिक वाला, तो अपने आप स्क्रीन है वो ऐसी हो जाती है ना। ये किस कारण से होती है? उसमें दो सेंसर होते हैं। कौन कौन से सेंसर होते हैं? एक होता है एलेक्सलेरोमीटर, एलेक्सलेरोमीटर, और दूसरा है जायरोस्कोप। दूसरा क्या है? जायरोस्कोप। ये आपकी बुक में दे रखा है ना। तो आपको ऐसा पूछा जाएगा कि आपकी जो फोन की जो स्क्रीन है उसका ओरिएंटेशन चेंज होता है जब आप फोन को घुमाते हो इधर से उधर, तो उसकी वजह से दो सेंसरों के कारण ये होता है ना। कौन कौन से सेंसर है उसमें? एक है एक्सलेरोमीटर और दूसरा क्या है? जायरोस्कोप। बाकी इसमें क्या लिखा है वो आप लोग पढ़ लेना, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों सेंसर्स के आप नाम याद रखो क्योंकि आपकी बुक में ये वाले नाम दे रखे हैं। अब देखो
हाँ, अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा था ना, वो था एक तो एआई के बारे में पढ़ा, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में अपन ने पढ़ लिया ना। जैसे अपन ने एआई के बारे में पढ़ा, मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ा, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ा, अपन ने देखा कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है ना, फिर अपन ने देखा कि एल्गोरिदम क्या होती है ना, उसके बाद में ये देखा कि जो फ़ोन का ओरिएंटेशन चेंज होता है उनमें कौन कौन से सेंसर लगे होते हैं ना। तो उसमें एआई में अपन ने देखा कि एआई 3 प्रकार की होती है, उसी प्रकार से मैंने बताया था कि मशीन लर्निंग भी 4 प्रकार की है। तो ये जो पोर्शन था ये आपका जो लेटेस्ट वाला पोर्शन है ना, बहुत अच्छे चांस है कि इस पोर्शन से जो अभी अब तक अभी कवर किया है उसमें से आपको कम से कम 1-2 सवाल तो यहाँ से 100% मिलेंगे। चलो अब अपन बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर व कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच कार्य करता है। यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को समझकर हार्डवेयर उपकरणों को सही संचालन करता है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है? जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। कौन सी कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? आपको ये बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम क्या है। इसका मुख्य काम है हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस बनाना। इंटरफेस बनाने का ये मतलब है कि अपन जो यूजर हैं वो हार्डवेयर से अच्छे तरीके से चला सकें, हार्डवेयर को अच्छे से चला सकें, या फिर हार्डवेयर को जैसा अपन चाहें उस तरीके से अपन ऑपरेट कर सकें। तो अपन को एक इंटरफेस देता है। जैसे आप लोग एटीएम गए हो ना, तो एटीएम में जो इंटरफेस रहता है, जो स्क्रीन रहती है, वो एक प्रकार का इंटरफेस है। वो किस लिए है? ताकि अपन एटीएम को अच्छे से यूज कर सके। अपन को नहीं पता कि एटीएम में जो कौन सी भाषा में लिखा गया है, या फिर इसमें से किस प्रकार की एल्गोरिदम है, या फिर कौन सी तकनीक पे ये काम करता है, वो अपने लिए जरूरी भी नहीं है। अपन को एक ऐसा इंटरफेस चाहिए ताकि अपन एटीएम से पैसे निकाल सकें, आसानी से पैसे निकाल सकें। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और यूजर के बीच, ताकि यूजर है वो हार्डवेयर को आसानी से यूज कर सके या फिर उसका इस्तेमाल कर सके। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। बताओ देखें। एमएस एक्सेल नहीं है, बाकी तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक है विंडोज, एक है डोस और एक है लिनक्स, है ना। इसका मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग। अगला सवाल, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है? आपको याद रखना है, परीक्षा में ऐसे सवाल आने के बहुत अच्छे चांस रहते हैं कि आपको 3-4 ऑप्शन देंगे, उनमें से ये पूछेंगे कि कौन सा नहीं है, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा है। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। देखो, एमएस डोस, विंडोज, ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट के ना। डोस का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर लाइनक्स, मैक, मैक किसका है? एप्पल का है। ठीक है, फिर एंड्रॉइड है, फिर सिम्बियन है। ये सारे के सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको याद रखते हैं ना। अगला सवाल देखो, अब अपन देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के और कौन कौन से काम है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कौन कौन से काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, कौन कौन से काम करता है? ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। जैसे फाइल प्रबंधन, फाइल का मैनेजमेंट ये करता है। मेमोरी का प्रबंधन ये करता है, और इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइस है उनका प्रबंधन करता है। यूजर को इंटरफेस देता है, अपन ने पढ़ा था ना, उसका मेन कार्य क्या है? यूजर को इंटरफेस देना। और एक है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का ये मतलब है कि जैसे आपने कंप्यूटर का रख रखाव कैसे करेंगे, उसमें एंटीवायरस डालेंगे ना, या फिर बैकअप के लिए कोई सॉफ्टवेयर रखेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से कार्य हैं। अगला सवाल, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस कितने प्रकार का देखा? देखो, अपन ने ये देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कौन कौन से है ना। जैसे मेमोरी का प्रबंधन है, उसका काम है। इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रबंधन करना, वो काम है। यूटिलिटीज, उसका काम है। इंटरफेस देना, वो काम है ना। अब सवाल ये है कि अपन को किस किस प्रकार के यूजर इंटरफेस दे सकता है। यूजर इंटरफेस का ये मतलब है कि अपन किस किस प्रकार से कंप्यूटर को चला सकते हैं, फिर कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। देखो, पहला है कमांड आधारित। ये सबसे पुराना था। कमांड आधारित में ये होगा, मान लो आपको व्हाट्सएप ओपन करना है तो आपको टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब ऐसा टर्मिनल आता है ना, प्रकार का टर्मिनल आता है ना, और यहाँ पे ऐसे कर्सर टाइप कर रहा था, आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया ओपन यूट्यूब, आपने ओपन यूट्यूब लिखा तब जाके यूट्यूब ओपन होगा ना। उसके बाद में इसका अगला वर्जन आया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे क्या बोला जाता है? जीयूआई। जीयूआई का ये मतलब है, उसके बाद में आइकन आगे, क्या आगे? आइकन आगे। जैसे यूट्यूब का आइकन रहता है ना, कैसा रहता है आइकन? ऐसे ही रहता है ना, लाल लाल रहता है, ऐसा रहता है ना। जीयूआई में क्या होगा कि आपके पास माउस की सहायता से आप इस आइकन पे जाओगे, और इस आइकन पे क्या करोगे? क्लिक करोगे, तभी आइकन खुल जाएगा। उसके बाद में था टच आधारित इंटरफेस, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। जो आपके फ़ोन है वो सारे के सारे क्या है? टच स्क्रीन है ना। उसके बाद में आवाज़ आधारित। आवाज़ आधारित का ये मतलब है कि आप कोई भी सेंटेंस बोलो, या फिर आपको जो काम करवाना है वो आप बोलो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वो करके देगा।
लास्ट है जेस्टर आधारित इंटरफेस। जेस्टर आधारित का ये मतलब है कि आपके हाथों के इशारों से चलने लग जाए। तो आपको याद रखना है कौन कौन से इंटरफेस अपन को प्रोवाइड करता है। देखो, जेस्टर का मतलब समझते हो ना, मान लो आप रील देख रहे हो और आप फोन को हाथ नहीं लगाना चाहते ना, फोन को थोड़ा दूर रख दिया, उसके बाद में अपने हाथों का इशारा कर रहे हो, जैसे ऊपर जा रहा है तो अगली रील आ रही है, नीचे आ रहे हो तो फिर पीछे वाली रील आ रही है ना, तो बोलते हैं जेस्टर आता है। कि हाथों के इशारों से जो चले उसे बोलते हैं जेस्टर आता है। अगला सवाल, जीयूआई का पूरा नाम क्या है? आपको ये बताना है जीयूआई का पूरा नाम क्या है। इसका नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या नाम है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। निम्न में से हाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर में शामिल है। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीजें शामिल है वो आपको पता करना है। कौन कौन सी चीजें? ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग है। पहला इंपॉर्टेंट भाग है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में अभी अपन पढ़ ही रहे हैं। बहुत सारे सवाल लगा दिए और सवाल भी लगाएंगे। एक होता है यूटिलिटी प्रोग्राम। क्या होता है? यूटिलिटी प्रोग्राम। एक होता है आपके पास डिवाइस ड्राइवर, और एक होता है आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का ये मतलब है कि जो आपकी हाई लेवल भाषा को लो लेवल भाषा में बदले, है ना। इसके लिए अपन कौन कौन किसको इस्तेमाल करते हैं? एक तो कंपाइलर है अपने पास, और एक अपने पास क्या है? इंटरप्रेटर है। ठीक है। उसके बाद में डिवाइस ड्राइवर का ये मतलब है आपकी जितनी भी डिवाइस रहेगी उनके कहीं ना कहीं तो ड्राइवर रहेंगे, तो उनको नियंत्रण करने का काम कौन करता है? डिवाइस ड्राइवर करता है ना। यूटिलिटीज प्रोग्राम का ये मतलब है कि आपकी जो सिस्टम है या फिर आपका जो भी कंप्यूटर है उसके रख रखाव के लिए अपन जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम बोलते हैं। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे किस में आएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। किस में आएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। कौन कौन सी चीजें आएंगी? ये चारों के चारों। आपको पूछ ले कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसका भाग है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। अगला देखो, एक होता है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले कि डिवाइस को निर्धारित पोर्ट पर जोड़ने से डिवाइस क्रियाशील हो जाती है। ज्यादातर डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास कोई भी जो डिवाइस है ना, उसको जो पोर्ट रहता है, जैसे यूएसबी पोर्ट रहता है, अलग अलग पोर्ट रहता है ना, आपने उसको पोर्ट में डाला और वो अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगी। प्लग एंड प्ले का ये मतलब है कि आपको सही प्लग में उस डिवाइस को डालो और उसके बाद में प्ले का मतलब है उसे खेलो, मतलब उसे यूज करो। इसका मतलब ये हुआ कि आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उनमें पहले से जो डिवाइस ड्राइवर जो जरूरत रहती है, जैसे छोटे मोटे जो भी जितने भी आपके पास डिवाइस ड्राइवर है उनको आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता ना, वो पहले से अंदर से इंस्टॉल रहते हैं। आपको सिर्फ डिवाइस को उसके पोर्ट में डालना है, फिर वो अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगी। अगला, प्लग एंड प्ले का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये बताना है कि प्लग एंड प्ले का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य हार्डवेयर को बिना मैनुअल सेटिंग के काम करने योग्य बनाना। अगला, मल्टीटास्किंग। तो पता ही होगा मल्टीटास्किंग का क्या करते हैं, बताओ देखें। एक समय में एक ही कार्य या फिर एक समय में कई कार्य करना, उसे क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। आप तो होंगे मल्टीटास्किंग, नहीं हो क्या आप लोग? वो सही था ना। फोन भी चला लेते हो, पढ़ भी ले रहे हो ना, और इधर उधर देख भी रहे हो कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, उसे क्या बोला जाता है? मल्टीटास्किंग। चलो अगला, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से गुणधर्म है? आपको ये बताना है कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कौन कौन से गुणधर्म है। तो ये सारे के सारे गुणधर्म है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला जीयूआई आधारित का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या रहता है उसमें? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रहता है ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है उसमें आइकन बने रहते हैं ना। प्लग एंड प्ले, कोई भी आप डिवाइस डालो हाँ तो सीधा चला सकते हो। फिर उसके बाद में ये बहुत सारे हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। मल्टीटास्किंग है और यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का ये मतलब है अपन इसको आसानी से चला सकते हैं। अभी तक के अपन ने जितने भी सवाल देखे थे वो देखे थे जो माइक्रोसॉफ्ट का है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर अपन ने सवाल देखे थे। अब जो आगे के सवाल हैं वो देखेंगे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, है ना। बहुत सारे प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे अपन एक सवाल भी किया था, जैसे सिम्बियन है, उसमें एम एस डोस है, विंडोज है, लाइनेक्स है। तो लाइनेक्स अब इंपॉर्टेंट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जितनी भी राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे जो कंप्यूटर लैब स्थापित है या फिर होने वाली है, सब में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज किया जा रहा है ना। इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखो, आपका सवाल है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से आपको ये पहचाना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, ये सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बिल्कुल सही कथन है। अगला, ये एक फ्री ओपन सोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही है। फ्री ओपन सोर्स का ये मतलब है इसको खरीदने के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है। अगला, इसमें कर्नेल की सहायता से हार्डवेयर का उपयोग तथा संसाधनों का नियंत्रण किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही ऑप्शन है। तो इसमें गलत ऑप्शन क्या होगा? इसमें वायरस आ सकता है, जबकि इसमें वायरस कभी भी नहीं आ सकता। ये अच्छा सवाल है ना। अगला,
लिनक्स का अवयव कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है कि लिनक्स का अवयव कौन कौन सा नहीं है। तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों क्या है, लिनक्स के अवयव है। उसमें एक कर्नल होता है, एक सिस्टम लाइब्रेरी होती है और एक सिस्टम यूटिलिटीज होती है। एंटीवायरस होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें कौन सा है सही ऑप्शन, इसका कौन सा हो जाएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो इतना सिक्योर रहता है कि उसमें वायरस आता ही नहीं है। अगला सवाल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक डिजाइनर है ना, इसके लिए ग्राफिक डिजाइनर और मल्टीमीडिया उपयोगकर्ता में सबसे अधिक प्रचलित है, कौन सा है, आंसर हो जाएगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपकी बुक का सवाल है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मूल रूप से नेटवर्क वातावरण में काम आने वाले किसी मिनी कंप्यूटर पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। कौन से को किया गया है, लिनक्स को किया गया है। अगला सवाल, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बुनियादी सुविधाएं नहीं है, कौन कौन सी सुविधाएं अपन को देता है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी सुविधा है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं है ना, कौन सी सुविधा ऑपरेटिंग सिस्टम की बुनियादी सुविधा नहीं है, आपको ये बताना है। पहला ओपन सोर्स, ये बिल्कुल सही चीज है ना। उसके बाद में इस पे आते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, ये भी बिल्कुल सही है। सुरक्षा सिक्योरिटी बिल्कुल सही है। पोर्टेबल, पोर्टेबल का ये मतलब है कि बहुत सारे जो डिवाइस हैं उनको ये अच्छे से हैंडल कर सकता है ना। इसमें गलत कौन सा है, सिंगल यूजर, जबकि सिंगल यूजर की जगह क्या होना चाहिए, मल्टी यूजर, क्या होना चाहिए, ये एक प्रकार का मल्टी यूजर है। मल्टी यूजर का मतलब है एक से ज्यादा यूजर इस पे काम कर सकते हैं। यदि यहाँ पे मल्टी यूजर होता तो सारे के सारे कथन क्या हो जाते, सही हो जाते। अब देखो इसमें एक होता है कर्नेल मोड, कर्नल मोड या कर्नेल मोड कहते हैं। कर्नेल मोड एक विशेष अधिकार मोड में कार्य करता है, इसमें जिसे कर्नेल मोड कहते हैं ना। इस मोड में एक प्रोग्राम एक ही एड्रेस स्पेस में कार्य करता है तथा कॉन्टेक्ट स्विचिंग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और तेज होता है। देखो कर्नेल मोड का ये मतलब हुआ कि आप कोई भी जो काम कर रहे हो पूरा का पूरा ध्यान कंप्यूटर या फिर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यदि वो काम आपने कर्नेल मोड में डाल दिया है तो पूरा का पूरा कंप्यूटर ध्यान उस कर्नेल मोड में डाले हुए प्रोग्राम पे ही देगा। इसे क्या बोलते हैं, कर्नेल मोड। जबकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, मान लो मैं एक साथ 5 काम कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने 5 अलग अलग एप्स खोल रखी है, उसमें कॉन्टेक्ट स्विचिंग होती है। कॉन्टेक्ट स्विचिंग का ये मतलब है कि जो मान लो 10 सेकेंड है ना, ऐसा मान लेते हैं, जबकि होती है वो बहुत कम है ना, माइक्रो या फिर नैनो में होती है। इसका मतलब ये हो, मान लो मेरे पास 5 प्रोग्राम है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोग्राम को 10 सेकंड देगा ना। जैसे ये 5 है, 1 2 3 4 और 5, पहले 10 सेकंड इसको देगा, फिर 10 इसको, फिर 10 10 10, फिर वापस आएगा इसके पास 10, है ना। इसे क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट स्विचिंग। जबकि कर्नेल मोड में क्या होता है कि पूरा का पूरा ध्यान उसी प्रोग्राम में दिया जाता है, यदि उस प्रोग्राम को यदि अपन ने कर्नेल मोड में डाल दिया है। अब देखो जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके आर्किटेक्चर में कुल 4 परतें होती है ना। देखो सबसे अंदर कौन होता है, हार्डवेयर होता है, सबसे अंदर कौन होता है, हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर कौन होता है, कर्नल या फिर कर्नेल होता है। उसके बाद में कौन होता है, शेल होता है। उसके बाद में कौन होता है, सबसे अंदर कौन होता है, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के पास में कौन होता है, कर्नेल। कर्नेल से ऊपर होता है शेल, और शेल से ऊपर होती है यूटिलिटीज। ये आपकी बुक का ही डायग्राम है ना, बुक से कॉपी किया गया है। अब देखो अभी तक अपन ने 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े है ना, एक पढ़ा अपन ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा पढ़ा अपन ने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके जितने भी सवाल थे आपको अच्छे से याद करने हैं। यदि आपको किसी और सोर्स से भी इनके सवाल मिलते हैं तो उन सवालों को भी इनके साथ जोड़ना है। चलो अगला सवाल, यूटिलिटी प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है कि जो यूटिलिटी प्रोग्राम है उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्या होता है बताओ, देखिए इनका मुख्य उद्देश्य होता है सिस्टम को मैनेज और मेंटेन करना। यूटिलिटी प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है, सिस्टम को मैनेज और मेंटेन करना। अगला, निम्न में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है, इनमें से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है, आपको ये बताना है। देखो हाँ, बैकअप यूटिलिटी होती है। बैकअप का ये मतलब है कि आपके डेटा को और सेव किया जाता है, मतलब अलग से सेव किया जाता है, कि मान लो कोई डेटा डिलीट भी हो जाए उसका बैकअप बनाया जाता है ना। एक होता है एंटीवायरस, जो कि वायरस के लड़ने के काम होता है, ये भी होता है। एक डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप का ये मतलब है कि बहुत सारी टेम्परेरी फाइल बन जाती है ना, जो आपके किसी काम की नहीं है ना, इन फाइलों को हटाने का काम कौन करता है, डिस्क क्लीनअप करता है ना। तो इनमें से कौन सा नहीं है, एमएस वर्ड नहीं। ये देखो माउस है ना, माउस में 2 क्लिक होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक और एक राइट क्लिक, और बीच में जो ऐसे है ना चक्री टाइप की रहती है उसे क्या बोलते हैं, स्क्रोल व्हील बोला जाता है। अगला सवाल, रिसाइकिल बिन का मुख्य कार्य क्या है, आपको ये बताना है कि रिसाइकिल बिन होता है ना, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से रखना, इसका काम है रिसाइकिल बिन का। मान लो आपने जो भी चीज डिलीट की है ना,
वो कहाँ, एक तो परमानेंट डिलीट होती है, यदि परमानेंट डिलीट नहीं हुई तो वो कहाँ पे रहेगी, रिसाइकिल बिन में रहेगी। यदि आपको वापस वो फाइल चाहिए तो आप उस वापस फाइल को रिट्राइव कर सकते हो। अगला सवाल है, रिसाइकिल बिन में मौजूद फाइलों को प्रक्रिया वापस पाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताओ, देखिए क्या कहते हैं, उसे क्या बोला जाता है, रिस्टोर बोला जाता है। अगला सवाल, अब देखो एक सेकेंड, ये देखो तीन तरह के सॉफ्टवेयर होता है ना। एक होता है FOSS, इसका ये मतलब है फ्री एंड ओपन सोर्स, है ना। दूसरा होता है फ्रीवेयर, और तीसरा होता है मालिकाना। मालिकाना को बोलते हैं प्रोप्राइटरी। वो क्या, मालिकाना को क्या बोलते हैं, आपकी बुक में लिख रहा है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, इसे क्या बोला जाता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है, अब इसको याद रखना है ना। देखो FOSS का ये मतलब है कि आपको सोर्स कोड और सॉफ्टवेयर दोनों क्या मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे। जबकि फ्रीवेयर में क्या होगा, आपको सॉफ्टवेयर फ्री में मिलेगा लेकिन जो उसका सोर्स कोड है वो आपको नहीं दिया जाएगा ना। जबकि मालिकाना में ये होगा कि आपको सॉफ्टवेयर फ्री में नहीं मिलेगा, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। जैसे आप लोग खाना खाने जाओ किसी रेस्टोरेंट पे, तो पहली चीज़ तो आपको रेस्टोरेंट वाला फ्री में खाना खिलाएगा ना, अच्छी सब्जी खिलाए और रोटी खिलाए। दूसरी चीज़ कि आपको ये भी बताए कि उसने ये इतनी अच्छी सब्जी बनाई, वो कैसे बनाई, उसकी रेसिपी बताए कि उसने ये आइटम डाला है ना, ऐसे ऐसे पकाया है, जो भी करना है ना, वो किस में आएगा, वो आएगा FOSS में। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो सिर्फ आपको फ्री में खाना खिला रहा है, बस ये बता नहीं रहा है कि उसने कैसे बनाया है, तो किस में आएगा, फ्रीवेयर में आएगा। मालिकाना में ये होगा कि आपको बोलेंगे कि आपका 400 का बिल हो गया, ये पैसे दो और फिर अपने घर जाओ, तो वो किस में आएगा, मालिकाना सॉफ्टवेयर में आएगा। इसके उदाहरण देखो, ये उबंटू सॉफ्टवेयर लाइनेक्स का एक पार्ट है। उसके बाद में देखो फ्रीवेयर में कौन कौन से आते हैं, स्काइप और एडोब रीडर। एडोब रीडर PDF फाइलों को पढ़ने के काम आता है। स्काइप किसके काम आता है, वीडियो कॉलिंग के, ये वीडियो कॉलिंग के काम, वीडियो कॉलिंग के या फिर ऑनलाइन जितनी भी मीटिंग रहती है। मालिकाना में विंडोज है और टेली है। अगला, टास्क बार का मुख्य कार्य क्या है, आपको ये बताना है। जो टास्क बार रहता है कंप्यूटर में, उसका मुख्य काम क्या है, उसका मुख्य काम है रनिंग प्रोग्राम दिखाना। क्या काम है, रनिंग प्रोग्राम दिखाना। देखो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था काफी टाइम पहले, है ना, 24 तारीख को लिया था। अब देखो ये है टास्क बार, ये क्या है, टास्क बार है। टास्क बार में देखो जैसे मैंने अभी कौन कौन सी प्रोग्राम खोल रखे हैं, जैसे एक तो ये फाइल फोल्डर खोल रखा है किसी प्रकार का, ये एक फोटोज खोल रखी है मैंने, ये एक PDF फाइल खोल रखी है ना, ये PPT के लिए खोल रखी है, और यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम खोल रखा है ना। मान लो मैं दो चार चीज़ें और खोलूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगी। टास्क बार का काम क्या है, जो भी रनिंग प्रोग्राम है वो आपको दिखाता है। जैसे आपके फोन में बटन नहीं होता है, जो नीचे तीन बटन रहते हैं ना, एक तो रहता है कि जो बीच वाला रहता है वो मिनिमाइज कर देता है ना, एक फिर और बटन रहता है ना, उसमें आपको ये पता करने के लिए कौन कौन सी ऐप खोल रखी है, उसी तरीके से इसमें कंप्यूटर में क्या रहता है, टास्क बार रहता है। अगला सवाल, स्टार्ट मेन्यू, एक है टास्क बार। अब अपन बात करें स्टार्ट मेन्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताओ। कंप्यूटर बंद करने के लिए, प्रोग्राम खोलने के लिए, सेटिंग बदलने के लिए, और प्रोप सभी के लिए इसका यूज किया जाता है। ये देखो मैंने फोटो लिए स्टार्ट के, देखो यदि यहाँ पे ओल्ड प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किए हैं, सारे के सारे प्रोग्राम हैं वो यहाँ पे खुल जाएंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे आपको टर्न ऑफ करना है ना, या फिर अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है, तो ये वो ऑप्शन है इसका, है ना। यदि आपको कुछ सर्च करना है, ये ऑप्शन है। इसमें कंट्रोल पैनल भी है ना, पिक्चर का भी है, म्यूजिक का भी है, डॉक्यूमेंट का है, सारे के सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, स्टार्ट वाले बटन में मिल जाएंगे। अगला सवाल, कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताओ। देखिए कंट्रोल पैनल का उपयोग किस लिए किया जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सेटिंग बदलने के लिए। हाँ, आपके मान लो कंप्यूटर में जितनी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है, उन सबको आप मैनेज कैसे करोगे, उनकी सेटिंग वगैरह बदलनी है, कुछ भी चेंज करना है, तो किसमें करोगे, आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। जैसे आपने नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या फिर पुराने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है, वो आप किसके माध्यम से करोगे, कंट्रोल पैनल से। अगला सवाल, क्लिप बोर्ड, देखो क्लिप बोर्ड का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है, बताओ। देखिए डेटा को कॉपी कट करके रखने के लिए, डेटा को कॉपी कट करके रखने के लिए। देखो क्लिप बोर्ड का ये मतलब है, मान लो इसी को मान लो ना, मान लो इसको मैं कट करना चाहता हूँ ना, तो मैंने जैसे इसको कट किया तो ये किस में आ जाएगा, क्लिप बोर्ड में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, क्लिप बोर्ड में आ जाएगा सारा का सारा डेटा। मान लो इसको मैंने कट किया तो ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे
आ जाएगा सेव। इसे क्या बोला जाता है, क्लिपबोर्ड बोला जाता है ना। मान लो मैंने इसको कहीं पे सेव कर दिया, ठीक है, फिर एक ये दूसरा डेटा है, अब मान लो मैं इस लाइन को कॉपी किया है ना, ये हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, पहले वाला हट जाएगा और नया वाला आ जाएगा। आपको ये बताना है कि क्लिपबोर्ड में रखा गया डेटा कब तक उसमें रहता है। ये क्लिपबोर्ड है, ये क्या है आपके पास, क्लिपबोर्ड है। आपको ये बताना है कि इसमें जो डेटा रहेगा वो कब तक पड़ा रहेगा ना, हमेशा रहेगा नहीं, ये तो हमेशा तो नहीं रहेगा। अगला, जब तक कंप्यूटर चालू है तब तक, हाँ बिल्कुल, और जब तक कि नया डेटा कॉपी नहीं किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। देखो, हाँ, मान लो क्लिपबोर्ड में मैंने कोई कॉपी किया था ना, जैसे एक शब्द कॉपी किया था एप्पल, इसमें एप्पल पड़ा है, फिर कुछ समय बाद मैं भूल गया है ना, और फिर मैंने एक दूसरा शब्द कॉपी कर लिया बॉय, तो एप्पल तो हट जाएगा यहाँ से, और इसमें क्या कॉपी हो जाएगा, बॉय कॉपी हो जाएगा। ये जब तक शब्द पड़ा रहेगा, जबकि आप जब दूसरे नए शब्द को ये कॉपी या फिर कट नहीं करते हो। अगला, ये आसान आसान सवाल है ना, पूछ भी लेते हैं कई बार। हाँ, कॉपी कमांड का शॉर्टकट क्या है बताओ, देखिए कॉपी कमांड का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस ए का क्या मतलब है, का मतलब है सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल का मतलब है सभी को सेलेक्ट करने के लिए ना, सभी को सेलेक्ट करने। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट, और कंट्रोल प्लस वी का क्या मतलब होता है, देखो देखा आगे, कट। आपको ये बताना है कट कमांड का शॉर्टकट क्या है, अभी बताया था कट कमांड का क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स। ऐसे याद रखना है ना, एक्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, कंट्रोल प्लस एक्स। अच्छा, कंट्रोल प्लस जेड इनमें नहीं आया है, तो कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अंडू, का मतलब होता है अंडू। अंडू का ये मतलब है कि आपने जो काम किया है, उस काम को यदि आप वापस से आना चाहते हो, है ना, जो आपने काम किया अभी, उस काम को आप मिटाना चाहते हो, मतलब वापस पिछले वाली स्टेप पे आना चाहते हो, तो आप किसका यूज में लेते हो, कंट्रोल प्लस जेड को यूज। अगला सवाल, पेस्ट कमांड का शॉर्टकट क्या है बताओ, देखिए पेस्ट कमांड का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस वी। पेस्ट कमांड का क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस वी। में नया आया है एक तो कंट्रोल प्लस एस, प्लस एस का मतलब होता है सेव करने के लिए, पी का मतलब होता है प्रिंट करने के लिए, जेड का मतलब तो अभी बता ही दिया, अंडू। अंडू का ये मतलब होता है कि जो आपने काम किया, देखो है ना, ऐसे समझो ना, मान लो आप यहाँ पे हो, आपने अभी ये काम किया, इस काम को आप मिटाना चाहते हो, वापस यहाँ पे आना चाहते हो, आप वापस क्या करना चाहते हो, यहाँ पे आना चाहते हो, तो आप कौन सी कमांड यूज में ले लो, कंट्रोल प्लस। अगला सवाल, नोटपैड में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, नोटपैड में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, आपको ये बताना है, क्या होती है, डॉट टी एक्स टी फाइल। डॉट टी एक्स टी फाइल एक्सटेंशन का मतलब समझते हो ना, जैसे कोई फाइल है मेरे पास, ऐसे फाइल है स्कूल डॉट टी एक्स टी, है ना, ये तो इस फाइल का क्या है, नाम है, और जो डॉट वाले लिखा है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन, इसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। तो सवाल में ये पूछा गया कि आपकी जितनी भी नोटपैड की फाइल रहेगी, उनका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट टी एक्स टी। अगला, एमएस पेंट में, एमएस पेंट में चित्र सेव करने के लिए जो भी डिफॉल्ट फाइल रहेगी, है ना, उसका आपको एक्सटेंशन बताना है कि उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट बी एम पी, है ना, से बिट मैप इमेज भी बोला जाता है, उसका आंसर क्या होगा, डॉट बी एम पी। अगला सवाल, विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर में क्या जानकारी प्राप्त होती है, आपको ये बताना है कि विंडोज एक्सप्लोरर में आपको किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी। कंप्यूटर की संरचना, फाइल और फोल्डर की, सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइल और फोल्डर की जस्ट। एक्सप्लोरर का मतलब नहीं समझते क्या ना, हाँ, जैसे आपको अपने भाई या फिर बहन का फ़ोन मिल जाए और वो फ़ोन लॉक नहीं है, तो आप उस फ़ोन को एक्सप्लोर करते हो ना, आप ये पता करते हो कि इस फ़ोन में क्या क्या ना, व्हाट्सअप खोलते हो ना, या फिर फाइल खोलते हो, फोटोज़ खोलते हो, वीडियोज़ खोलते हो ना, उसी प्रकार से कंप्यूटर में होता है विंडोज़ एक्सप्लोरर, उसका काम है फाइल और फोल्डर की सारी जानकारी इसमें मिलती है। अगला सवाल, विंडो के किस बार में फाइल विकल्प होता है, विंडो के किस बार में फाइल विकल्प होता है, बताओ देखिए कौन से में होता है। एक तो अपन ने पढ़ा था टाइटल बार, टाइटल बार जो सबसे ऊपर का होता है ना, जैसे ये ऊपर होता है ना, इसे क्या बोला जाता है, टाइटल बार बोला जाता है। इसमें क्या रहता है, जनरली फाइल का नाम रहता है ना, फाइल का। उसके बाद में देखो ये होता है टास्क बार, टास्क बार का मतलब है कौन कौन से रनिंग प्रोग्राम है ना, इसमें क्या रहेंगे, आपके रनिंग प्रोग्राम रहेंगे, कौन कौन से प्रोग्राम आपके चल रहे हैं वो रहेंगे इसमें। सही आंसर क्या हो जाएगा, मेन्यू बार, मेन्यू बार में आपको फाइल का विकल्प मिलता है। अगला सवाल, कंप्यूटर के बंद होने की क्रिया क्या कहती है, कंप्यूटर के बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं बताओ देखिए, फिर क्या बोला जाता है, शट डाउन, क्या बोला जाता है, शट डाउन। स्विच ऑफ तो फोन को करते हैं, शट डाउन बोला जाता है। अगला सवाल, ईडीआई का पूरा नाम क्या है बताओ देखिए, ईडीआई का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, बताओ देखिए ईडीआई का पूरा नाम क्या है,
इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अगला सवाल, ईएफटी, आपको ये बताना है ईएफटी का पूरा नाम क्या है? ईएफटी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देखो देखिए अगला सवाल, ई वाणिज्य व्यापार के मॉडल है। तो आपके कुल बुक में ई वाणिज्य व्यापार के कुल 7 मॉडल है। कितने मॉडल है? 7 मॉडल है। आपको ये बताना है इनमें से कौन कौन से मॉडल हैं ई वाणिज्य व्यापार के। ये सारे के सारे आपके ई वाणिज्य व्यापार के मॉडल हैं, है ना। बी, बी का मतलब होता है यहाँ पे बिजनेस। बी का क्या मतलब है यहाँ से? बिजनेस। बी टू बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। और सी का मतलब होता है यहाँ पे कंज्यूमर। सी का क्या मतलब होता है? कंज्यूमर। बी टू सी का क्या मतलब हो गया? बिजनेस टू कंज्यूमर। सी टू बी का क्या मतलब हो गया? कंज्यूमर टू बिजनेस। जी टू सी का क्या मतलब हो गया? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ई वाणिज्य व्यापार के ये चारों के चारों मॉडल है जो आपको याद रखने हैं। अगला सवाल, ई वाणिज्य व्यापार का मॉडल नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ई वाणिज्य व्यापार का मॉडल नहीं है। 4 अपन ने पहले पढ़े थे, इनमें से अपन एक हटा देंगे तो 3 सही हो जाएंगे, तो 7 हो जाएंगे ना। बताओ कौन सा नहीं है? जी टू जी नहीं है। कौन सा नहीं है? जी टू जी। यहाँ पे देखो, हाँ, बी का मतलब है बिजनेस, है ना। जी का मतलब है गवर्नमेंट, और सी का मतलब है सिटीजन। सी का मतलब क्या है? सिटीजन। देखो, बी टू जी का मतलब है बिजनेस टू गवर्नमेंट, जी टू बी का मतलब है गवर्नमेंट टू बिजनेस, और जी टू सी का मतलब है गवर्नमेंट टू सिटीजन। याद रखने आपको 7 मॉडल है आपके। अगला सवाल है, निम्न में से ई वाणिज्य की सुविधा नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सी ई वाणिज्य की सुविधा नहीं है। बताओ, देंगे कौन सी नहीं है। नगद भुगतान ई वाणिज्य में नहीं होता। ई का मतलब ही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। क्या मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, है ना। नगद भुगतान का मतलब है कैश, कैश में भुगतान नहीं होता है। आपकी बुक का सवाल है। अगला सवाल, अब देखो यदि आपको सुरक्षित ई भुगतान करना है, सुरक्षित ई भुगतान या लेन देन करना है, तो इनमें आपको कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं वो पूरी करनी पड़ेगी ना। देखो, ये पांचों की पांचों आवश्यकताएं आपको पूरी करनी पड़ेगी। इनके नाम याद रखने हैं, गलती से सवाल आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है। एक होती है गोपनीय, है ना। जो भी चीज़ भेजो वो गोपनीय रहनी चाहिए ना, पूरे गाँव को पता नहीं चलनी चाहिए कि क्या है। दूसरी, उसमें वफादारी होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए, और इंक्रिप्शन होना चाहिए। इंक्रिप्शन का ये मतलब है कि डेटा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, ताकि किसी तीसरे बंदे को ये पता नहीं चले। अगला, ई बिजनेस में सुरक्षा सुनिश्चित करने का उपाय नहीं है। ई बिजनेस में सुरक्षा सुनिश्चित करने का उपाय कौन सा नहीं है? बताओ देखिए। इंक्रिप्शन, बिल्कुल, ये सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इंक्रिप्शन का ये मतलब होता है कि डेटा को आप एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर रहे हो ताकि किसी तीसरे बंदे को पता नहीं चले। हाँ, डिजिटल सिग्नेचर बिल्कुल जरूरी है। अपन जैसे आप सिग्नेचर करते हो ना, किसी, जैसे आपके पास कोई पेज है, उस पर आप सिग्नेचर करो, इसका मतलब ये है कि इस पेज में जो कुछ भी लिखा गया है वो उसके में आप सहमत हो ना, और वो आपकी सहमति से लिखा गया है। उसी तरीके से उसमें क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर होता है। यदि आप डिजिटल काम कर रहे हो तो उसमें अपना सिग्नेचर नहीं चलता। उसमें कौन सा सिग्नेचर चलता है? डिजिटल सिग्नेचर। इसमें देखो, दो तरह की चाबियां होती है ना, की होती है ना। एक होती है इसमें पब्लिक की, और दूसरी इसमें होती है प्राइवेट की। इन दोनों की हेल्प से ये सिग्नेचर किए जाते हैं, है ना। अभी आपके लिए जरूरी नहीं है। उसके बाद में देखो, बस टोपोलॉजी इसका सही आंसर हो गया। बस टोपोलॉजी इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर एक होते हैं सुरक्षा प्रमाण पत्र। आपको सुरक्षा प्रमाण पत्र भी दिया जाता है ना। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? एसएसएल। कौन सी? एसएसएल। चलो, अगला सवाल, निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का तरीका नहीं है। बताओ देखिए, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का तरीका नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का तरीका नहीं है। हाँ, डेबिट कार्ड है, सॉरी क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, मोबाइल वॉलेट है, ये है। कौन सा है? नगद नहीं है। अब देखो विपणन, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग करना ना। विपणन का क्या मतलब होता है? मार्केटिंग करना या फिर विज्ञापन देना ना। तो देखो, दो तरह के विपणन होते हैं। एक होता है पारंपरिक विपणन। क्या होता है? पारंपरिक विपणन। और दूसरा होता है इंटरनेट विपणन। पारंपरिक विपणन में 3 चीजें आती है। एक तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं और रेडियो, है ना। देखो, जैसे आज से 15 साल पहले या फिर 20 साल पहले, जैसे मैं अपनी कोचिंग खोल रहा हूँ, तो मेरे को मार्केटिंग करनी है, तो मैं मार्केटिंग कैसे करूंगा ना। या तो अखबार में एड निकालूंगा, मेरी फोटो वोटो बढ़िया लगा के कि भाई आओ मेरी कोचिंग में, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ ना। या फिर दूसरा तरीका क्या है? जितनी भी पत्रिकाएं आती है, जैसे बहुत सारी पत्रिकाएं मासिक आती है या फिर साप्ताहिक पत्रिकाएं आती है ना, ये हर 7 दिनों से आएगी या फिर हर महीने से आएगी, उनमें आप एड दे सकते हो। या फिर आप रेडियो पे एड दे सकते हो ना, कि रेडियो पे 10-15 सेकंड का एड दे सकते हो। दूसरा होता है इंटरनेट विपणन। उसमें क्या होता है? एक तो वेबसाइट, वेबसाइट का ये मतलब है कि मैं बहुत सारी वेबसाइट से संपर्क करूं और उन्हें बोलूं कि आप लोग मेरा एड दो। जितनी बार लोग मेरा एड देखेंगे मैं आपको उसका पेमेंट करूंगा ना। उसके बाद में देखो, अगला होता है ईमेल, कि मैं आप पूरे गांव को ईमेल भेज दूं, है ना। पूरे गांव का ईमेल एड्रेस सीधी मेरे पास है, तो मैं सबको भेज दूं कि भाई देखो ना, मैंने कोचिंग खोली है और मेरे से पढ़ने आ जाओ तुम लोग। एक होता है
सामाजिक मीडिया विपणन है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप फेसबुक से कर रहे हो, इंस्टा से कर रहे हो, टेलीग्राम से कर रहे हो, या फिर व्हाट्सएप पे कर रहे हो, ये सब किस में आते हैं? सामाजिक मीडिया विपणन में। अब देखो अगला सवाल, रेडियो किसके अंतर्गत आता है? बताओ देखिए, रेडियो किसके अंतर्गत आता है? पारंपरिक विपणन। ये आपकी बुक का सवाल है, इसमें आता है पारंपरिक विपणन। अगला सवाल, फेसबुक किसके अंतर्गत आता है? आपको ये बताना है कि फेसबुक कौन से विपणन के अंतर्गत आता है। ये आता है सामाजिक मीडिया विपणन। मान लो सामाजिक मीडिया विपणन आपको नहीं दे रखा है, तो फिर किस पे जाना है आपको? इंटरनेट के विपणन पे। अगला सवाल, ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं हैं। ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी है? ई नागरिक बिल्कुल है, ई परिवहन बिल्कुल है, ई शिक्षा। इसका आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त सभी। अगला, देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं मिले, इसके लिए कार्यक्रम चलाया भारत सरकार ने, क्या नाम है उसका? डिजिटल भारत। डिजिटल भारत के बारे में एक दो सवाल आपको आगे भी मिलेंगे। हाँ, बोर हो रहे हो क्या आप लोग? ये टॉपिक ऐसा है ना, ई टॉपिक वाला, ये फिर है ना ई संचार वाला, ये टॉपिक ऐसा, तो थोड़ा इसमें बोर हो सकता है ना, तो पेशेंस बनाए रखना और धैर्य बनाए रखना है ना, ऐसा नहीं कि क्लास को बीच में ही छोड़ दो ना। चलो आगे देखो, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है? बताओ देखिए, कौन सा है? वो है ई मित्र। जितने भी विभाग हैं और जितने भी विभागों की सुविधाएं हैं वो किस पे अवेलेबल कराई जाएगी? ई मित्र पे। जैसे आपको अपने आधार कार्ड में कुछ चेंज कराना है, तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? ई मित्र पे। आपको यदि जन आधार बनाना है तो किस पे जाओगे? ई मित्र पे जाओगे ना। तो जितनी भी अलग अलग विभागों की सारी सेवाएं किस पे उपलब्ध कराई गई है? ई मित्र पे उपलब्ध कराई गई। अगला, उत्पादक तथा क्रेता के मध्य उत्पादक तथा क्रेता के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य कौन करता है? बताओ देखिए, कौन करता है? ई वाणिज्य। पहले क्या होता था, जैसे मान लो जो गांव में सामान आता था, उसके बीच में बहुत सारे बिचौली रहते थे ना। जैसे एक जना जयपुर से सामान ला रहा है, फिर वो एक किसी डिस्ट्रिक्ट में देगा, मान लो नागौर डिस्ट्रिक्ट में दे रहा है ना, फिर नागौर से वो तहसील में देगा, तहसील से फिर क्या देगा? गाँव में देगा ना। इस प्रकार से बहुत सारे मध्यस्थ उसमें हुआ करते थे ना। तो मध्यस्थों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, किसमें? ई वाणिज्य में। अब जैसे जयपुर से सामान मंगवाना है, मेरे कोई गाँव में आदमी है, तो सीधा आप इससे संपर्क कर रहे हैं ना, इसको अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, ये इसको कोरियर से सामान भिजवा रहा है। ये आपकी बुक का सवाल है ना। अगला देखो, कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है? ई लर्निंग का मतलब है इंटरनेट से जो भी या फिर लर्निंग कर रहे हो उसे बोलते हैं ई लर्निंग। कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है? पुस्तकें है ना, पुस्तकें ई लर्निंग का भाग नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका भाग है, और डिजिटल पाठ्य सामग्री भी इसका भाग है। अगला सवाल, इंटरनेट क्या है? अब देखो, अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा वो था ई वाणिज्य। ई वाणिज्य का ये मतलब है कि अपन इंटरनेट से व्यापार कर रहे हैं ना। हाँ, लोग बाग जैसे मान लो मेरे पास कंपनी है, या फिर मैं मान लो कि आप लोग मान लो कि मैं बड़ा सेट हूँ ना। मैं बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अपना सामान बेचता हूँ ना। तो बहुत सारे लोग मेरे को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, और मैं उनको सामान भेज रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे को सुरक्षा की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो देखो, मान लो मेरी कंपनी है, वो बड़ी कंपनी है ना, और उस कंपनी की 10 ब्रांच है, पूरे राजस्थान में 10 ब्रांच है ना, अच्छी अच्छी जगह, जैसे बड़ी बड़ी सिटियों में, जयपुर में होगी जो, छोटा उदयपुर, 10 ब्रांच है ना। तो इन 10 ब्रांचों के बीच हमारा कम्युनिकेशन चलता रहता है ना, पैसों का लेन देन भी चलता रहता है, और कुछ जो सीक्रेट बातें हैं वो भी चलती रहती है, कि आज भाव ये रखना है, या फिर कल का भाव ये रहने वाला है, जो भी बातें हैं वो चलती रहती है ना। इसके लिए मेरे को एक सिक्योर कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। सिक्योर कनेक्शन का ये मतलब है कि हमारे बीच जो भी बातें हों, वो कोई अगला आदमी या फिर कोई तीसरा आदमी उनको पकड़ नहीं पाए, या फिर उनको सुन नहीं पाए, या फिर वो बातचीत हमारी लीक नहीं हो जाए ना। इसके लिए अपन यूज करते हैं इंटरनेट को। किसको? इंटरनेट को। आगे देखो, मैं, मेरी कंपनी और मेरी जो 10 ब्रांचें हैं, है ना, उनके बीच में किसको यूज कर रहा हूँ? इंटरनेट को। उसी तरीके से मेरे 50 ऐसे आदमी हैं जो मेरे से लगभग हर दिन सामान बेचते हैं, हर दिन मेरे को पैसा ट्रांजेक्ट करते हैं ना। वो बड़े व्यापारी है ना, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको हर दिन मेरे से सामान लेने की जरूरत होती है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी कंपनी के साथ साथ वो लोग भी एक कनेक्शन में आ जाए, एक सिक्योर नेटवर्क में आ जाए, ताकि हमारे बीच जो भी संवाद हो वो किसी तीसरे आदमी को पता नहीं चले। उसके लिए अपन यूज करते हैं एक्स्ट्रानेट, है ना। इंटरनेट खुद के लिए, और एक्स्ट्रानेट यदि व्यापारियों को शामिल कर लूँ तो उसे बोलते हैं। देखो, इंटरनेट क्या है? यह है ई वाणिज्य को सिक्योर करने की कुछ तकनीक है ना। देखो, इंटरनेट क्या है? एक निजी नेटवर्क जो केवल संगठन के अंदर उपयोग किया जाता है। एक निजी नेटवर्क जो केवल संगठन के अंदर उपयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेट। अगला सवाल, एक्स्ट्रानेट क्या है? एक नेटवर्क जो संगठन और बाहरी पार्टियों
के बीच जानकारी साझा करता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रानेट। देखो इधर, ये मेरी कंपनी है और इस कंपनी की 10 ब्रांच है ना, ऐसे मान लो ना, ये 10 ब्रांच है, इनका जो नेटवर्क हो गया उसे मैं बोलूँगा इंट्रानेट, उसे मैं क्या बोलूँगा, इंटर। लेकिन मेरी कंपनी में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो हम मेरे से डेली सामान वगैरह लेते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों की और हमारी जो बातचीत रहे वो भी सिक्योर है। इसके लिए मैं कौन सा नेटवर्क बनाऊंगा, एक्स्ट्रानेट। अब शायद आप लोगों को समझ में। अगला सवाल, क्रिप्टोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको ये बताना है कि क्रिप्टोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य जानकारी को एनक्रिप्ट करना और सुरक्षित करना। एनक्रिप्ट करने का ये मतलब है, मान लो मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूँ हाय, वो इनक्रिप्ट किया जाएगा। इनक्रिप्ट किया जाएगा इसका मतलब है एच को वो बदल देगा ए में और आई को बदल देगा टी में। तो मैसेज जो नेटवर्क में जाएगा वो मैसेज क्या जाएगा, 8। तो जो बीच में नेटवर्क से जो डेटा उठाने वाले हैं उनको लगेगा कि मैंने किसी को 8 भेजा, जबकि मैंने क्या भेजा, हाई भेजा ना। इसे क्या बोला जाता है, इनक्रिप्ट बोला जाता है। आप लोगों ने ये नहीं देखा क्या? सॉरी ना, ये ज़्यादा है, थोड़ी कम काम भी चलती है। आप लोगों ने इस तरह के सवाल नहीं देखे क्या मैथ रीजनिंग में कि ए को, ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है माइनस, सी का मतलब है गुणा। ऐसे सवाल आते हैं ना परीक्षा में, कई बार आ जाता है ना, ऐसा सवाल आता है ना। फिर आपको कोई दिया जाएगा इसको हल करें, तो सबसे पहले आपको उसको इनकोड करना पड़ेगा कि यार ए को क्या मतलब है, प्लस, तो वहां पे प्लस लिखना पड़ेगा जहां पे भी ए लिखा है ना। फिर जहां पे भी बी लिखा है उस वहां क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। जैसे ऐसे सवाल आ गया ना, 5 4, फिर आ गया आपके पास ए, फिर आ गया 6, फिर आ गया बी, फिर आ गया 7, फिर आ गया सी, फिर आ गया 8। तो आपको सबको बदलना पड़ेगा। ए का मतलब क्या है, प्लस, यहाँ प्लस लिख दो, यहाँ क्या मतलब है माइनस, यहाँ का क्या मतलब है गुणा। फिर इस सवाल को हल करो। इसे क्या बोला जाता है, इनक्रिप्ट बोला जाता है। अगला सवाल, क्रिप्टोग्राफी की निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? आपको यह बताना है कि क्रिप्टोग्राफी का कौन सा उद्देश्य इनमें से नहीं है। क्रिप्टोग्राफी के कुछ उद्देश्य, इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखो, पासवर्ड को हैक करना ये उसका उद्देश्य नहीं है, बाकी गोपनीयता इसका उद्देश्य है, डेटा की अखंडता भी उसका उद्देश्य है, और प्रामाणिकता ये भी इसका उद्देश्य है। अगला सवाल, डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? संदेश का प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करना। मतलब उसने यदि किसी भी मतलब डॉक्यूमेंट पे मैंने डिजिटल सिग्नेचर किए हैं, इसका मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे से प्रेक्षित हुआ या फिर मैंने खुद ने भेजा है और उसमें किसी भी प्रकार का किसी दूसरे आदमी ने चेंज नहीं किया। यदि वो चेंज होगा तो अगले आदमी को पता चल जाएगा। अगला, वीपीएन का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, वीपीएन का पूरा नाम क्या है? वीपीएन का पूरा नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन का क्या नाम है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये आपको सुरक्षा देता है। देखो वीपीएन कैसे काम करता है, जैसे आपने वीपीएन बना रखा है ना, तो वीपीएन क्या करेगा, मान लो ये आपका वीपीएन है और ये आप हो ना, ये आपका कंप्यूटर है ना, तो ये एक तरीके से सुरंग बना लेगा। क्या बना लेगा, सुरंग। आपका जो भी डेटा है वो इस सुरंग के अंदर से जाएगा, है ना। तो किसी तीसरे पार्टी को पता ही नहीं चलेगा कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो। दूसरी चीज, आपको जो आईपी एड्रेस है वो छुपा दिया जाएगा, और आईपी एड्रेस किसका आएगा, वीपीएन एड्रेस का। सुरंग किस लिए काम में लेते थे पहले, ताकि ऊपर से जो भी बाहर वाले लोगों को पता नहीं चले कि कोई इधर से उधर जा रहा है ना, इसीलिए सुरंग को काम में लेते थे। तो वीपीएन में क्या बनती है, एक सुरंग बनती है ना, वर्चुअल सुरंग बोलते हैं उसे, एक प्रकार की वर्चुअल सुरंग बनती है। ये नेटवर्क सुरक्षा के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला सवाल, अब देखो, अब अपन जितने भी आगे के सवाल देखेंगे वो मेलवेयर पे देखेंगे ना। जैसे मेलवेयर क्या होता है, वायरस क्या होता है ना, रैनसमवेयर क्या होता है, ट्रोजन्स क्या होता है, सबके बारे में देखेंगे। एक तो क्लास लंबी हो रही है, तो बोर नहीं होना है। यदि आपको लग रहा है कि बोर हो रहे हो तो थोड़ा ब्रेक ले लेना, है ना, 5-10 मिनट का ब्रेक लेना, क्योंकि हर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। यदि आपको लग रहा है कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम हो रही है तो ब्रेक ले लेना, है ना। जितना पढ़ा है उतना पढ़ने दो, अगले दिन पढ़ लेना, या फिर 2 घंटे या 4 घंटे बाद फिर आप पढ़ लेना, लेकिन किसी भी टॉपिक को आप छोड़ना मत, है ना। क्योंकि यदि आप किसी टॉपिक को छोड़ोगे, इसका मतलब ये नहीं है बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है ना। यदि आप किसी भी टॉपिक को छोड़ रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है ना। चलो, मेलवेयर का पूरा नाम क्या है बताओ, देखिए मेलवेयर का पूरा नाम क्या है। मेलवेयर का पूरा नाम है मिलीशियस सॉफ्टवेयर। मेलवेयर का पूरा नाम क्या है, मिलीशियस सॉफ्टवेयर। अगला सवाल, सॉरी, निम्न में से मेलवेयर का प्रकार है, कौन सा मेलवेयर का प्रकार है? ये सारे के सारे मेलवेयर के प्रकार है। उनमें वायरस आता है, वर्म्स आता है, रैनसमवेयर आता है, ट्रोजन्स आता है और स्पाईवेयर आता है। सारे के सारे मेलवेयर के प्रकार है। अगला सवाल, कंप्यूटर वायरस शब्द किसने दिया था? आपको ये बताना है कि जो कंप्यूटर वायरस शब्द है वो किसने दिया था, बताओ देखें। कंप्यूटर वायरस शब्द किसने दिया था?
फ्रेड कोहेन ने, किसने दिया था? फ्रेड कोहेन ने। याद करना है ना? फ्रेड कोहेन और उसका दोस्त बैठे थे, है ना? उनको फिर कोई ऐसा ही जानवर आते हुए दिखा, है ना? तो इसके दोस्त ने बोला कि कौन है ना, वो है, कौन है, कोहेन, कौन है? उसने बताया कि ये क्या है, वायरस आया है। ऐसे ही तुक्केबाजी से याद करना है, जो आपकी मर्जी हो वैसे याद कर लो ना। उसके बाद में देखो टीम बर्नर्ली, ये पहले भी आ चुका है। WWW से संबंध है इसका, और HTML, है ना, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से इसका संबंध है। चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का जनक, ठीक है। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट। अगला सवाल, वायरस शब्द में वी अक्षर क्या दर्शाता है? आपको ये बताना है कि जो वायरस शब्द है उसमें वी अक्षर का क्या मतलब है। वी अक्षर का मतलब होता है वाइटल। वी अक्षर का क्या मतलब होता है? वाइटल। अब देखो ये वायरस की फुल फॉर्म है ना। वी का मतलब होता है वाइटल, वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। आई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है सूचना। आर का मतलब होता है रिसोर्स, मतलब है संसाधन। अंडर, अंडर का मतलब है के नीचे या फिर गिरे हुए। फिर है सीज, सीज का मतलब है घेराबंदी या फिर संकट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कंप्यूटर की जो भी महत्वपूर्ण सूचना और संसाधन है वो संकट में घिरे हुए हैं, इसका मतलब है ये वायरस की फुल फॉर्म है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो सकता है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो चीज है वो कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो सकती है। उसका आंसर क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो कीबोर्ड और माउस है वो क्या रहती है? हार्डवेयर। किस प्रकार के हार्डवेयर है? इनपुट या आउटपुट? एक प्रकार के इनपुट होते हैं। फिर है प्रिंटर, प्रिंटर क्या रहता है? आउटपुट। ये भी एक प्रकार का क्या है? हार्डवेयर है। तो कौन सी चीज वायरस से संक्रमित हो सकती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली जो सॉफ्टवेयर हैं वो ज्यादा संक्रमित होते हैं वायरस से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसके माध्यम से कंप्यूटर को वायरस से संक्रमित किया जा सकता है? कौन कौन से प्रकार है जिससे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है? एक तो पेन ड्राइव, बिल्कुल आपको अपना ही पेन ड्राइव यूज में लेना चाहिए। दूसरा ईमेल, बिल्कुल ईमेल से आ सकता है और इंटरनेट से भी आ सकता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के हैंग होने का क्या कारण है? आपको ये बताना है कि इनमें से कंप्यूटर के हैंग होने के क्या कारण है। वायरस का प्रभाव, एंटीवायरस को डाउनलोड करना, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। कंप्यूटर को ज़्यादा चलाना, इसका भी कोई मतलब नहीं है ना। कंप्यूटर को सीधा बंद करना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो कंप्यूटर हैंग होने के कारण है वायरस। यदि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, तो यदि आपका कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहा है तो एक प्रकार का लक्षण है कि आपके कंप्यूटर में वायरस या फिर मेलवेयर आ चुका है। हैंग होने का मतलब समझते हो ना, कि चलते चलते रुक रहा है, कोई ऐप नहीं खुल रही है ना, ऐसे ही वो घूम रहा है ना, बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। अगला, निम्न में से कौन सा वायरस है? आपकी बुक में सारे वायरस दे रखे हैं, तो सारे के सारे वायरस के प्रकार हैं, आपको नाम याद रखना है। एक है क्रिप्टोलोकर, दूसरा है आई लव यू, फिर है माइडूम, फिर है सेसर, फिर है नेटशाई, फिर है फ्लेमर, और फिर इसके बाद में स्टेक्स नेट। इसके बाद में क्या है? स्टेक्स नेट। ये सारे के सारे वायरस के प्रकार है। अगला सवाल, वॉर्म्स किस प्रकार का मेलवेयर है? आपको ये बताना है कि वॉर्म्स एक प्रकार का मेलवेयर है, लेकिन वो किस प्रकार का मेलवेयर है? सेल्फ रेप्लिकेटर। किस प्रकार का वायरस है? मेलवेयर है सेल्फ रेप्लिकेटर। सेल्फ रेप्लिकेटर का ये मतलब है कि जो वॉर्म्स होता है वो खुद की कॉपी बना लेता है ना। जैसे एक वॉर्म्स है, मान लो ये वॉर्म्स है, हाँ ऐसा ये वॉर्म्स है ना, तो ये खुद की कॉपी बना लेगा ना, ये खुद की कॉपी बना लेता है। खुद की कॉपी बनाने को क्या बोलते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटर बोलते हैं ना। इसके कारण ये ज़्यादा खतरनाक होता है। दूसरी, इसको होस्ट की जरूरत नहीं रहती ना, तो किसी भी होस्ट की जरूरत नहीं रहती इसका। अगला सवाल, निम्न में से वॉर्म्स है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वॉर्म्स है। ये आपकी परीक्षा में सवाल आया था, है ना, पिछली बार रीट में ये सवाल आया था। और जो बुक में 5 एग्जाम्पल है उन्हीं में से एक को पूछा था, आपको पूछा था कि मोरिस किस प्रकार का मेलवेयर है? वायरस है, वॉर्म्स है, रैंसमवेयर है, या फिर किसी और प्रकार का ना। तो देखो आपको याद रखना है, एक तो है स्टोन, इसके मैं उपरोक्त सभी कर दूँ ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। हो सकता है इनमें से कोई दूसरा पूछ ले। अगला है सोबिक, फिर है कोड रेड, फिर है नीमड़ा। नीमड़ा नहीं जानते हो क्या? गांव में नीमड़ा होता है ना, नीम का पेड़, उसे बोलते हैं नीमड़ा। फिर एक है मोरिस। ये पांचों के पांचों किसके हैं? वोम्स। अब देखो आपकी बुक में, हाँ, एक तो वायरस के एग्जाम्पल दे रखे हैं और एक वोम्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं ना। वायरस के एग्जाम्पल कुछ 6 है जो मैंने अभी बताए थे, और जो ये वोम्स के एग्जाम्पल है वो 5 एग्जाम्पल है। इनको आपको याद करके ही जाना है, चाहे उसकी ट्रिक बना लो, चाहे उनको कैसे भी याद करो, इन सबको याद करके जाना है। अगला सवाल, रेंसमवेयर क्या होता है ना? रेंसमवेयर क्या होता है? रेंसमवेयर क्या होता है? डेटा को लो करेगा, लो करके फिरौती मांगने वाला मेलवेयर है। रेंसम का मतलब ही फिरौती होता है। का मतलब क्या होता है? फिरौती। रेंसमवेयर क्या होता है? देखो,
ये आएगा आपके कंप्यूटर में, और आपके कंप्यूटर में जितने भी डेटा है, फाइल्स हैं, उन सबको या तो लॉक कर देगा, आप उनको खोल नहीं सकते। जब आप खोलोगे तो आपको मैसेज आएगा कि यदि इन फाइलों को आप खोलना चाहते हो तो ये काम करो, मेरे फ़ोन में फ़ोन पे करो 1500 रुपये, तब जाके आप फाइल खोल सकते हो। दूसरा ये कर सकता है कि डेटा को इनक्रिप्ट कर सकता है। इनक्रिप्ट करने का ये मतलब है कि डेटा को किसी दूसरी भाषा में बदल देगा ताकि वो कोई आपके काम में नहीं आए, है ना। अगला वानाक्राई किस प्रकार का मेलवेयर है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है ना। वानाक्राई किस प्रकार का मेलवेयर है, आपको ये बताना है। वानाक्राई किस प्रकार का है, रेंसम वेयर, है ना। अब देखो, ये बहुत फेमस हुआ था, 2017 में आया था ये, और लगभग 150 देशों में इसने अपना आतंक मचाया था ना। और इसने डेटा को क्या किया था, इनक्रिप्ट किया था। डेटा को क्या करता था ये, इनक्रिप्ट कर देता था ना। और उसके बाद में क्या करता था ये, फिरौती मांगता था। और फिरौती किस में मांगता था, बिटकॉइन में। किस में मांगता था, बिटकॉइन। हाँ, उस समय के जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें एक कमी थी, कमी का नाम था इथरनल ब्लू, इथरनल। और इस कमी का फायदा उठा के इसने बहुत सारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया था। तो ये आपकी बुक में दे रखा है कि वानाक्राई किस प्रकार का मेलवेयर है। बहुत अच्छे चांस है, मेरे को इसी उम्मीद है कि ये सवाल आपको परीक्षा में 100% मिलेगा, है ना, ऐसा मेरे को लग रहा है ना। फिर नहीं मिले तो कमेंट नहीं करना कि गुरुजी बोला था आया नहीं, है ना, हम याद करके गए थे। चलो अगला सवाल, ट्रोजन्स कैसे फैलता है, आपको ये बताना है कि ट्रोजन्स है वो कैसे फैलता है। कैसे फैलता है, यूजर द्वारा डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करने से ये फैलता है। अगला सवाल, स्पाईवेयर क्या है। स्पाई का मतलब होता है जासूसी। स्पाई का क्या मतलब है, आपको ये बताना है कि स्पाईवेयर क्या है, बताओ देखिए। स्पाईवेयर ऐसा मेलवेयर जो यूजर की गतिविधियों पर नजर रखता है, उसे क्या बोला जाता है, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करता है, आपकी जासूसी करता है आपकी फोन में। मान लो स्पाईवेयर है, इसका मतलब ये है कि पूरे दिन में आप फोन में क्या क्या चला रहे हो ना, उन सब की जासूसी कर देगा, जो भी डेटा है उसको वो चुराता रहेगा, इसे क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर। अगला सवाल, एडवेयर, एक आपने सुना है क्या, एडवेयर। एडवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विज्ञापन दिखाकर कमाई करना, है ना। तो इसमें जो कमाई होती है वो पर क्लिक के हिसाब से होती है ना। जैसे मान लो मेरी एक वेबसाइट है, उसमें मैं किसी भी कंपनी का विज्ञापन दिखा रहा हूँ, आप लोग उस वेबसाइट पे आए और सब लोगों ने एक एक क्लिक कर दिया ना। तो अभी तो मेरे पास 1600 लोग ही हैं, तो एक क्लिक के 1 रुपये है, तो मेरे को 1600 रुपये मिल जाएंगे ना। कितने रुपये मिल जाएंगे, 1600 रुपये मिल जाएंगे। इसे एडवेयर बोलता है। एड का मतलब है विज्ञापन देना या फिर प्रचार करना ना। अगला सवाल, की लोगर क्या होते हैं, बताओ देखिए। की लोगर क्या है, की लोगर का क्या मतलब होता है। देखो, की का मतलब होता है कुंजी। तो आपके पास की रहती है ना, बटन रहते हैं, उन्हें की बोला जाता है। और लोग, लोग एक फाइल होती है ना, एक लोग फाइल होती है। लोग फाइल का काम है हिस्ट्री बनाए रखना ना। जो भी आप काम कर रहे हो उसकी हिस्ट्री बनती है, किसमें बनती है, लोग फाइल में बनती है। तो आपको ये पूछा गया कि की लोगर क्या होता है ना, ये ऐसे मेलवेयर होते हैं जो कीबोर्ड की गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप कीबोर्ड में जो जो भी चीज़ टाइप कर रहे हो उसको वो अपनी एक अलग से फाइल में गतिविधियों को टाइप करता रहेगा। जैसे आपने अपना नाम लिखा है, मान लो अपने बैंकिंग में बैंक का अकाउंट नंबर लिखा, फिर पासवर्ड लिखे, सारे के सारे जो भी कीबोर्ड की गतिविधि, जो जो भी आप बटन दबाओगे उन सारे बटनों को वो ये रिकॉर्ड करता रहता है। अब देखो, इससे बचने का ये तरीका है कि जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करो तो उसमें एक ऑप्शन आता है वर्चुअल कीबोर्ड का। किसका आता है, वर्चुअल कीबोर्ड का। कीलॉगर से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करो। ये इस प्रकार का वर्चुअल कीबोर्ड रहता है। इसकी खास बात ये रहती है कि मान लो इसमें अभी आर यहाँ पे आ रहा है और ए यहाँ पे आ रहा है, आप अगली बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ आपको अलग अक्षर दिखे, मान लो एस दिख रहा है या फिर वाई दिख रहा है यहाँ पे ना। ये हर बार चेंज होता रहता है ना, तो कीलॉगर इस पर काम नहीं कर पाता। अगला सवाल, मेलवेयर कौन कौन से तरीकों से फैल सकता है, आपको ये बताना है कि मेलवेयर के पास कौन कौन से तरीके हैं जिनसे वो फैल सकता है। पहला, इंटरनेट से डाउनलोड करने में बिल्कुल फैल सकता है। स्पैम ईमेल से फैल सकता है। रिमूवेबल स्टोरेज डिस्क, इसका मतलब है पेन ड्राइव से भी फैल सकता है ना। नेटवर्क के प्रसार से भी फैल सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल, निम्न में से मेलवेयर संक्रमण के लक्षण क्या है, आपको ये बताना है कि मान लो आपके फोन या फिर कंप्यूटर में मेलवेयर आ चुका है, तो उसके लक्षण दिखाएगा ना। जैसे आपको सर्दी जुकाम लगती है तो कुछ लक्षण आते हैं ना, कि आपके शरीर का तापमान बढ़ने लग जाता है ना, खांसी वगैरह स्टार्ट हो जाती है ना। तो उसी प्रकार से मान लो आपके कंप्यूटर में मेलवेयर आ गया तो उसके लक्षण क्या क्या होंगे वो आपको बताना है ना। तो ये सारे के सारे हैं मेलवेयर के आने के ही लक्षण हैं। देखो, पहला है बार बार पॉपअप विंडो किसी वेबसाइट पर जाने के लिए बोलना। पॉपअप विंडो ऐसी आएगी ना, एक छोटी सी विंडो रहती है ऐसी,
है ना, एक छोटी सी विंडो रहेगी, वो बार बार आपको ये बोलेगी कि इस वेबसाइट पे क्लिक करो या फिर मेरे पे ओके क्लिक करो। इस प्रकार की विंडोज को पॉपअप विंडो बोलते हैं ना। दूसरा है जो आपका वेब ब्राउजर यूज में ले रहे हो, मान लो आप गूगल क्रोम यूज में ले रहे हो, उसका जो होम पेज है वो क्या है, लगातार बदलता रहेगा ना। आप देख रहे हो कि सुबह उठ के देखोगे तो उसका होम पेज कोई अलग ही वेबसाइट बता रहा है, फिर शाम को कोई और ही अलग वेबसाइट बता रहा है। अगला, आपके ईमेल में बड़े पैमाने में ईमेल भेजे जाएंगे। आपका जो ईमेल एड्रेस है उस पर आपको लगेगा कि दिन में 200 या फिर 400 आपके पास ईमेल आ रहे हैं ना। फिर आपका कंप्यूटर अचानक क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और उसके बाद में आपकी जो स्टोरेज स्पेस है ना उसमें कमी आ जाएगी। मान लो आपकी जो मेमोरी है, मान लो आपकी मेमोरी 32 GB खाली है, तो आप सुबह उठ के देखोगे कि उसमें 2 GB खाली है। तो ये सारे के सारे क्या है, मेलवेयर के आने के लक्षण है। अगला सवाल, पहला एंटीवायरस प्रोग्राम किसे माना जाता है? आपको ये बताना है कि वायरस को मारने के लिए अपन क्या लाए, एंटीवायरस। तो इनमें से पहला प्रोग्राम कौन सा था? पहला एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा था? रीपर। और इसने किसको मारा था? क्रीपर को मारा था। को मारा था क्रीपर। तो आपको याद रखना है कि पहला एंटीवायरस कौन सा था? रीपर। और बाद में यही चल के वायरस बन गया था ना, ये कुछ आगे की बात है। चलो अगला, निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग, निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग एंटीवायरस मेलवेयर को पहचानने में करता है? मतलब एंटीवायरस रहेगा, उसके पास कोई ना कोई तो तकनीक होगी ना जिसकी सहायता से वो वायरस को पहचानेगा। तो कौन कौन सी तकनीक का यूज करता है? ये सारी की सारी तकनीक का वो यूज करता है। देखो कौन कौन सी है। एक तो है सिग्नेचर आधारित, दूसरी है सैंडबॉक्स, फिर है यूरिस्टिक तकनीक, फिर है डेटा माइनिंग, और एक है रियल टाइम प्रोटेक्शन। तो ये सारी की सारी तकनीक का उपयोग करता है कौन, करता है एंटीवायरस। किस लिए करता है? ताकि वो वायरस को पहचान सके। जैसे पुलिस वाले नहीं करते क्या, चोर को पहचानने के लिए बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ना। पहले उसको आराम से बोलते हैं कि भाई तू बता दे किसने चोरी किया ना, तेरे को कुछ नहीं करेंगे, है ना। फिर वो नहीं मानता है तो फिर पिटाई विटाई करते हैं उसके, है ना। इसी प्रकार से एंटीवायरस के पास भी बहुत सारी तकनीक होती है। अगला सॉरी अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एक है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। बताओ देखिए कौन सा है? क्विक हिल। क्विक हिल एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो आपकी किताब में कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम दिख रखे हैं, इन सातों के नाम आपको याद करने हैं। पहला है क्विक हिल एंटीवायरस, दूसरा है नॉर्टन, फिर है एवीजी इंटरनेट सिक्योरिटी, फिर है आपके पास अवास एंटीवायरस, फिर है आपके पास K7 टोटल सिक्योरिटी, फिर है आपके पास केस की एंटीवायरस, फिर आपके पास बिट डिफेंडर और मेकाफी। ये सारे के सारे एंटीवायरस के नाम हैं। अगला सवाल, कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के उपाय कौन कौन से हैं? किस किस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर की सुरक्षा कर सकते हो ताकि उसमें वायरस नहीं आए? जैसे आपको सर्दी नहीं लगे उस प्रकार से आप सुरक्षा कर सकते हो ना अपनी, कि आपको ज़्यादा पहनना चाहिए ना, ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। उसी प्रकार से कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है इनमें से ताकि उसमें वायरस नहीं आए? देखो पहला है फायरवॉल की स्थापना कर सकता है। दूसरा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसमें डाल सकता है, बिल्कुल। एंटी स्पाईवेयर भी डाल सकता है, बिल्कुल। अपने जटिल पासवर्ड रखेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर जीमेल के जटिल पासवर्ड रख सकता है। फिर ब्राउजर की सुरक्षा सेटिंग को बार बार चेक कर सकता है। तो ये उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, बोटनेट क्या होता है? आपको ये बताना है कि बोटनेट, बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा। बोटनेट क्या होता है? बोटनेट क्या होता है? संक्रमित कंप्यूटरों का नेटवर्क। संक्रमित कंप्यूटर का नेटवर्क, उसे क्या बोलते हैं? बोटनेट। मान लो कि ऐसा नेटवर्क जिसमें सारे के सारे कंप्यूटरों में क्या हो, वायरस हो, उस प्रकार के नेटवर्क को क्या बोला जाता है? बोटनेट नेटवर्क बोला जाता है। अगला सवाल, बाहर के हमले से बाहर के हमले से निजी नेटवर्क की रक्षा के लिए कौन सा तंत्र काम किया जाता है? मान लो ये मेरा निजी नेटवर्क है ना, और इसमें बाहर से हमले हो रहे हैं, तो इसे बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके लिए अपन फायरवॉल का यूज करते हैं। ये देखो, फायर, फायर का मतलब क्या होता है? आग। ये दिख रही है ना आपको, आग। और वाल का मतलब होता है दीवार, है ना। तो ये आग की दीवार है ताकि इसको कूद के कोई भी जो लुचे लपंग है वो अंदर नहीं आ सकते ना। ये पब्लिक नेटवर्क है, ये बाहर का नेटवर्क है। और इंटरनल नेटवर्क मतलब ये निजी नेटवर्क है। चलो अगला सवाल, फायरवेल का उपयोग कर सकते हैं, किस लिए अपन उपयोग करते हैं? देखो ये अच्छा सवाल है ना, ये आपकी बुक में दे रखा है, अच्छा सवाल है। देखो, फायरवेल का उपयोग अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं और हार्डवेयर पर भी कर सकते हैं। जबकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि इसका उपयोग सिर्फ सॉफ्टवेयर में होता है, जबकि इसका उपयोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में किया जा सकता है। अगला, नेटवर्क फायरवेल कहाँ लगाया जाता है? नेटवर्क और इंटरनेट के बीच। इसको ऐसे समझो, मान लो ये आपका गाँव है, ये आपका गाँव है, और आपके गाँव के आसपास और भी गाँव है ना, हाँ वो ऐसे जुड़े हुए हैं, सड़क से जुड़े हुए हैं।
है ना। तो आपने यहाँ पे गार्ड लगा रखा ना, ये पहचानने के लिए कि भाई ये गांव का आदमी है या फिर बाहर का आदमी है ना, वो आपकी सुरक्षा करने के लिए ना। इस ऐसे गार्डों को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नेटवर्क फायरवॉल। ये क्या करता है, नेटवर्क और इंटरनेट के बीच ये लगाया जाता है। उसके बाद में देखो दूसरा है होस्ट फायरवेल। होस्ट फायरवेल का ये मतलब है, मान लो आपको इस गार्ड पे भरोसा नहीं है और ये आपका घर है, आपने घर के बाहर जो गार्ड लगा रखा है उसे क्या बोलते हैं, होस्ट फायरवेल। क्या बोलते हैं उसे, होस्ट फायरवेल बोला है। अगला सवाल, होस्ट फायरवेल किससे सुरक्षा प्रदान करता है, एकल कंप्यूटर को या फिर होस्ट को ये सुरक्षा प्रदान करता है। अगला सवाल, फायरवेल का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है कि फायरवेल का मुख्य उद्देश्य क्या है। फायरवेल का मुख्य उद्देश्य है नेटवर्क और कंप्यूटर को अनाधिकृत एक्सेस और हमलों से सुरक्षित करना। एक प्रकार की सुरक्षा प्रणाली है, प्रकार की प्रणाली है। अगला सवाल, निम्न में से फायरवेल का प्रकार नहीं है, कौन सा फायरवेल का प्रकार नहीं है, आरटीएम। आरटीएम फायरवेल का प्रकार नहीं है, बाकी सारे के सारे फायरवेल के क्या है आपके प्रकार। एक होता है प्रोक्सी फायरवेल, एक होता है स्टेटफुल फायरवेल, एक होता है यूटीएम फायरवेल। देखो निम्न में से कौन सी फायरवेल फिल्टरिंग तकनीक नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सी फायरवेल फिल्टरिंग तकनीक नहीं है। देखो फायरवेल का काम क्या है, फिल्टर करना। फिल्टर करने का ये मतलब है कि पहचान करना कि कौन सा आदमी सही है और कौन सा आदमी गलत है ना। इसके लिए वो क्या करता है, फिल्टरिंग करता है। फिल्टरिंग का मतलब होता है पहचान करना, जो गलत होगा उसे वहीं पे रोक देगा। तो आपको ये पता करना है कि किस तकनीक का उपयोग वो नहीं करता है ना, कौन सी तकनीक का उपयोग नहीं करता है। नोट पैड फिल्टर नाम की कोई तकनीक नहीं होती, बाकी सारी की सारी तकनीक का उपयोग करता है। जैसे पैकेट फिल्टर करता है, अनुप्रयोग गेटवे रहते हैं उसके पास, है ना, सर्किट स्तर पर गेटवे रहते हैं और प्रोक्सी सर्वर रहते हैं। दोनों सवाल अच्छे हैं। अगला, प्रोक्सी सर्वर का उपयोग क्यों किया जाता है, आपको ये बताना है। जो भी प्रोक्सी सर्वर है उनका उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है बताओ। इनका उपयोग किया जाता है नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाने के लिए, इसके लिए नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाने के लिए। कुकीज क्या होती है बताओ, देखिए कुकीज क्या होती है। कुकीज एक प्रकार की क्या होती है, छोटी टेक्स्ट फाइल्स होती है। अगला सवाल, कुकीज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको ये बताना है कि कुकीज का मुख्य उद्देश्य क्या है। यूजर की जानकारी को याद रखना। जैसे आप जो भी ब्राउजर है, कोई भी वेबसाइट आप यूज में ले रहे हो, तो वो वेबसाइट क्या बनाती है, कुकीज बना देती है ना। कुकीज का ये मतलब है कि आप जो भी आपने सर्च किया ना, वो सर्च की हिस्ट्री वगैरह वहाँ पे एक फाइल में बना देगी, एक टेक्स्ट फाइल रूप में बना देगी, जिसे क्या बोला जाता है, कुकीज बोला जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी कुकीज अस्थायी होती है, आपको ये बताना है कि कौन सी कुकीज अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब होता है कि वो स्थायी नहीं रहती, कुछ समय बाद वो अपने आप खत्म हो जाती है, उसे बोलते हैं अस्थायी कुकीज। कौन सी है, सेशन कुकीज। सेशन कुकीज का ये मतलब है, जैसे आप नेट बैंकिंग काम में ले रहे हो ना, नेट बैंकिंग में आपने लॉगिन किया है ना, और आपने 10-15 मिनट उस पर कोई काम नहीं किया, भूल गए, आप कोई दूसरा काम करने लगे। 10-15 मिनट बाद उसको यदि वापस उस पेज पे आओगे तो आपको लॉग आउट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड वापस डालने पड़ेंगे ना, इसे क्या बोला जाता है, सेशन कुकीज बोला जाता है। अगला सवाल, हैकर किसे कहते हैं, आपको ये बताना है कि हैकर किसे कहते हैं बताओ। बिना अनुमति के सिस्टम में प्रवेश करने वाले को व्यक्ति को क्या बोलते हैं, हैकर बोलते हैं। निम्न में से कौन सा हैकर का प्रकार नहीं है, आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा हैकर का प्रकार नहीं है। कौन सा हैकर का प्रकार नहीं है, पिंक हेड्स। हेड्स का मतलब होता है टोपी, हेड का मतलब क्या होता है, टोपी ना। देखो हैकर्स 3 प्रकार के होते हैं। व्हाइट हेड्स, जो व्हाइट टोपी पहने हुए रहेंगे ना। हेड्स का मतलब होता है जिसके चारों तरफ ऐसे छाजा टाइप का रहता है ना, उसे क्या बोलते हैं, हेड्स बोला जाता है ना। व्हाइट हेड्स, इसे क्या, पहले हैकर्स कौन से होते हैं, व्हाइट हेड्स, दूसरे होते हैं ब्लैक हेड्स और तीसरे होते हैं ग्रे हेड्स। व्हाइट हेड्स को एथिकल हैकर भी बोला जाता है। एथिकल का मतलब है ये नैतिक का ना, नैतिक हैकर रहता है ना, मतलब ये क्या करते हैं, अच्छे काम करते हैं, ये गवर्नमेंट के काम कर देंगे ना। या फिर आपकी मान लो वेबसाइट में कोई कमी है तो आपको ये आगे चला के बता देंगे कि आपने जो वेबसाइट बनाई है उसमें ये कमी है, कोई भी हैकर्स आगे इसको गलत इस्तेमाल कर सकता है। व्हाइट हैकर्स क्या होते हैं, अच्छे काम करते हैं ना। ब्लैक हैकर्स जिन्हें क्रैकर भी बोला जाता है ना, ये क्या काम करते हैं, बुरे काम करेंगे। बुरे काम का ये मतलब है कि मान लो आपकी वेबसाइट में कोई कमी है तो उस कमी का फायदा उठाएंगे और उसका मिस यूज करेंगे ना। उसमें कुछ भी डेटा इधर उधर चेंज कर देंगे या फिर उसमें गलत जानकारी दे देंगे या फिर आपको परेशान करेंगे ना, तो होते हैं ब्लैक हैकर्स। तीसरे होते हैं ग्रे हैकर्स, ये ब्लैक और व्हाइट दोनों का मिक्स होता है ना। इसके मूड पे डिपेंड करेगा ना, मान लो इसका मूड आज अच्छा है तो ये व्हाइट हैकर की तरह काम करेंगे, इनका मूड खराब है तो ब्लैक हैकर्स की तरह काम करेंगे। ग्रे हैकर्स वो होते हैं जो दोनों काम करते हैं ना, डिपेंड करता है कि वो कभी कभी ब्लैक हैकर्स की तरह काम करेंगे और कभी व्हाइट हैकर की तरह काम करेंगे। अगला, निम्न में से एथिकल हैकर किसे बोलते हैं ना, एथिकल का मतलब होता है नैतिक। एथिकल का क्या मतलब होता है, नैतिक। आपको ये बताना है कि इनमें से एथिकल हैकर कौन से हैं, कौन से होते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स को क्या बोलते हैं, क्रैकर भी बोला जाता है
है ना। एथिकल हैकर हमेशा क्या करेंगे, अच्छे काम करेंगे। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट के लिए काम करता है ना, हमेशा अच्छे काम करते हैं। हाँ, जैसे आप लोगों को पता है क्या, हाँ, कोई भारत का ही एक बंदा था, है ना, इंजीनियर था वो। उसने गूगल में एक कुछ कमी निकाली थी ना, गूगल की वेबसाइट में कुछ कमी निकाली थी, और गूगल वालों को बता दिया था कि आपकी वेबसाइट में ये कमी है ना। तो उसके बदले गूगल वाले ने उसको शायद कुछ 50-55 लाख रुपए भी दिए थे ना। यदि आपको वाइट हैकर्स बनना है तो आप बन सकते हो, उसमें अच्छी कमाई है ना। चलो अगला, इंट्रूजन का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है कि इंट्रूजन का क्या अर्थ है। ये आपकी बुक में टॉपिक दे रखा है, इंट्रूजन का क्या मतलब है। बिना अनुमति के सिस्टम या नेटवर्क में प्रवेश करना, उसे क्या बोला जाता है, इंट्रूजन बोला जाता है। अगला, स्नोपिंग का अर्थ क्या है, बताओ। देखिए, स्नोपिंग का अर्थ है बिना अनुमति के जानकारी को चुपचाप देखना या सुनना या फिर पढ़ना। स्नोपिंग अपने लिए नॉर्मल है ना। स्नोपिंग जानते हो कि क्या होती है, हाँ, नहीं तो पता है क्या, जैसे एक रूम में दो तीन जने बातें कर रहे हैं ना, और बाहर से अपन ऐसे कान लगा के सुन रहे हैं ना, उसे क्या बोला जाता है, स्नोपिंग बोला जाता है। अगला देखो, ड्रॉपिंग का एक दूसरा रूप होता है जिसे बोला जाता है इवेज ड्रॉपिंग। क्या बोला जाता है, इवेज ड्रॉपिंग। इसमें क्या होता है कि रियल टाइम में डेटा को लीक किया जाता है। जैसे ये लड़का और लड़की बात कर रहे हैं, और ये जो देखा काली टोपी लगा के काला चश्मा लगा रहा है ना, ये क्या कर रहा है, इन दोनों की बात सुन रहा है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, इसे इवेज ड्रॉपिंग बोला जाता है ना। और फिर अगले दिन पूरे गाँव में घूम घूम के बता रहा है कि इन दोनों के बीच क्या क्या बातें होती है ना। फिर उसे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता, तो बोलता है भाई को सब पता रहता है ना, भाई को सब चीज़ों का पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। उसे क्या बोला जाता है, इवेज ड्रॉपिंग बोला जाता है। चलो मैं एक मिनट ब्रेक ले लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। वैसे ये क्लास थोड़ी लंबी हो रही है ना, पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा। नहीं आ रहा है तो क्लास को वापस देखना है, ऐसा नहीं छोड़ देना है ना, क्लास को वापस देखना है। चलो, एक चीज़ आप लोगों के बारे में अच्छी चीज़ ये है कि मेरे जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं, है ना, इस चैनल से, वो सारे के सारे लोग आप लोग मतलब है ना, मेहनत करने वाले लोग हूँ। क्योंकि जो आप लोगों के कमेंट हैं उनसे पता लगता है कि आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं ना। बाकी बहुत सारे चैनल हैं जिनमें मान लो 2 घंटे की क्लास है, तो उसमें सही में पढ़ाई तो 1 घंटे की होती है, बाकी 1 घंटा ना बाकी इधर उधर की चीज़ें होती हैं। ये अभी तक मेरे में गुण आया नहीं है बाकी फालतू चीज़ों करने का। जैसे अपनी पिछली क्लास थी, तो मेरे मन में एक डाउट था कि ये क्लास कैसे चलेगी ना, इसका रेस्पॉन्स कैसे आएगा। थोड़ा सा डाउट था मेरे को, लेकिन जिस हिसाब से आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया ना, उस क्लास को जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, तो उससे मनोबल बढ़ता है मेरा ना, कि जो मेरे से बच्चे चाहे कम हों, लेकिन जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो ज़्यादातर बच्चे हैं, वो उनका मकसद है कि पढ़ाई करना ना। ये आप लोगों के बारे में सबसे अच्छी चीज़ है, तो इसको मेंटेन करना है। चलो, मेंटेन ऐसे करना है कि पूरा का पूरा वीडियो देखना है, ऐसा नहीं बीच में छोड़ के सर ने अच्छा बोल दिया। चलो चलो, कोई नहीं, अगला सवाल भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ, आपको ये बताना है कि भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है वो कब लागू हुआ था, वर्ष 2000 में। इसे आईटी एक्ट भी बोलते हैं ना, इसे आईटी एक्ट भी। अगला सवाल, साइबर अपराध क्या है, बताओ। देखिए, साइबर अपराध है कंप्यूटर के माध्यम से किया गया अपराध, है ना। ये कंप्यूटर के साथ, है ना, नेटवर्क भी आ सकता है या फिर अन्य उपकरण भी आ सकता है ना। मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो भी अपन अपराध करते हैं उसे वो किसकी श्रेणी में आता है, साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। अगला सवाल, साइबर सुरक्षा किससे संबंधित है, साइबर सुरक्षा का किससे संबंधित है, बताओ। देखिए, डेटा की सुरक्षा, नेटवर्क की सुरक्षा, कंप्यूटर की सुरक्षा, उपरोक्त सभी। देखो ऐसा, ये मेरे पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर क्या पड़ा रहेगा, डेटा पड़ा रहेगा, क्या पड़ा रहेगा, डेटा। और ये मेरे पास क्या है, कंप्यूटर, और कंप्यूटर किसी न किसी नेटवर्क का हिस्सा होगा यदि इसने इंटरनेट से कनेक्शन है तो साइबर सुरक्षा में ये तीनों आते हैं, पहले डेटा भी आएगा, उसके बाद में कंप्यूटर भी आएगा, उसके बाद में आपका जो नेटवर्क है आएगा। अगला सवाल, साइबर सुरक्षा का मुख्य कार्य क्या है, बताओ। देखिए, साइबर सुरक्षा का मुख्य कार्य डेटा की अखंडता, डेटा की गोपनीयता और डेटा की उपलब्धता, ये सारे के सारे साइबर सुरक्षा के मुख्य कार्य हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का प्रतिकूल प्रभाव है। प्रतिकूल प्रभाव का मतलब समझते हैं ना, जो अपने लिए अच्छा नहीं है उसे क्या बोले जाते हैं, प्रतिकूल। जो अपने लिए अच्छा है उसे क्या बोलते हैं अपन, अनुकूल प्रभाव। तो बताओ, देखें इनमें से कौन सा प्रतिकूल प्रभाव है। डेटा की सुरक्षा वो तो अपन चाहते हैं, ये अनुकूल प्रभाव है। निरंतरता वो भी चाहते हैं, दूरस्थ कार्य सुरक्षा वो भी चाहते हैं, ये है उच्च लागत, है ना। नेटवर्क सुरक्षा की लागत बहुत ज्यादा होगी है ना, यदि आप नेटवर्क सुरक्षा चाहते हो तो आपको अच्छा खासा पैसा उसमें लगाना पड़ेगा, ये इसका प्रतिकूल प्रभाव है। अगला सॉफ्टवेयर
पायरेसी क्या है, आपको ये बताना है कि सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है, बताओ देखिए। बिना लाइसेंस हाँ सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी बोला जाता है। कि आपके पास लाइसेंस नहीं है लेकिन फिर भी आप चला रहे हो तो उसे क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी बोला जाता है। अगला सवाल, सॉफ्टवेयर चोरी के प्रकार हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चोरी के प्रकार हैं, कि आप सॉफ्टवेयर चोरी को किस किस प्रकार से कर सको। हाँ ये आपकी बुक में दे रखा है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर चोरी के प्रकार हैं। सॉफ्ट लिफ्टिंग उसका पार्ट है, हार्ड डिस्क लोडिंग है, किराए पर लेना, जालसाजी और ओईएम अनबंडल। ओईएम अनबंडल, देखो बंडल का मतलब होता है जो भी चीज बंडल में आती है ना, उस बंडल को यदि आप तोड़ दो तो उसे क्या बोलते हैं, अनबंडल। अनबंडल का ये मतलब है कि जैसे आप 1 किलो हाँ शैम्पू लो, उसके साथ कुछ एक साबुन फ्री आता है ना, तो आप उसको अनबंडल कर रहे हो ना, साबुन को अलग बेच रहे हो, शैम्पू को अलग बेच रहे हो ना, उसको क्या बोलता है, अनबंडल। ओईएम अनबंडल, ये सारे के सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर चोरी के प्रकार है। अगला सवाल, बौद्धिक संपदा से क्या तात्पर्य है, बताओ देखिए। बौद्धिक संपदा से क्या तात्पर्य है, बौद्धिक संपदा से तात्पर्य मानव बुद्धि से उत्पन्न रचनाएं, जिन्हें क्या बोला जाता है, बौद्धिक आ, संपदा बोला जाता है। अगला, बौद्धिक संपदा संगठन, एक संगठन बना हुआ है बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1967 में। कब हुई थी, 1967। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा। कहाँ पे है, जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल, बौद्धिक संपदा के प्रकार है, कौन कौन से बौद्धिक संपदा के प्रकार है, यहाँ पे मैं एक ऑप्शन लिख देता हूँ, उपरोक्त सभी। बताओ देखिए कौन कौन से बौद्धिक संपदा के प्रकार हैं, ये सारे के सारे बौद्धिक संपदा के प्रकार है। बौद्धिक संपदा का मतलब क्या होता है, कि आपकी बुद्धि से जो आप रचना करते हो ना, उसे क्या बोला जाता है, बौद्धिक संपदा बोला जाता है। कौन कौन से प्रकार है, देखो। कॉपीराइट, बिल्कुल कॉपीराइट किस किस को मिलता है, जैसे जो भी आप लेखक हैं उनको मिलता है ना। जैसे फिल्म की जो स्क्रिप्ट लिख रहा है ना, उनको मिलता है ना। फिर होता है पेटेंट, पेटेंट का ये मतलब होता है जो भी आविष्कारक लोग हैं ना, उन्हें ये मिलता है, अधिकार मिलता है। ठीक है, ट्रेडमार्क का मतलब समझते हो ना, कि बहुत सारी ट्रेडमार्क कंपनी वगैरह अपने लोगों को क्या कर देती है, ट्रेडमार्क कर देती है ना। फिर ये भौगोलिक संकेत है ना, भौगोलिक संकेत का ये मतलब है जैसे बासमती चावल है ना, या फिर असम की जो चाय आती है ना, उनको क्या बोला जाता है, भौगोलिक संकेत। फिर बहुत सारी औद्योगिक डिजाइन है, वो भी किसके में आती है, बौद्धिक संपदा के प्रकार है। तो आपको याद रखना कि बौद्धिक संपदा के कौन कौन से प्रकार है। तो आपकी बुक में ये 5 बौद्धिक संपदा के प्रकार दे रखे हैं। ये देखो, बौद्धिक संपदा का अधिकार है ना, इसमें आपको पेटेंट मिलता है, कॉपीराइट मिलता है ना, लाइसेंस मिलता है ना, ट्रेडमार्क मिलता है। ये बौद्धिक संपदा के अधिकार है। अगला सवाल, कॉपीराइट का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ देखिए। कॉपीराइट का क्या मतलब है, कॉपीराइट का ये मतलब क्या है, कि रचनाकार के को अधिकार और संरक्षण देना। जो भी रचनाकार है उसको अधिकार देना और संरक्षण देना, वो कॉपीराइट। कॉपीराइट का ये मतलब है, मान लो मैं कोई बुक मैंने पब्लिश किया ना, और आप लोग क्या करो, उस बुक की कॉपी करके बेचने लग जाओ ना, वो किसके अंडर आएगा, कॉपीराइट का अंडर आएगा, तो उसके आप पे केस भी हो सकता है। अगला, साहित्यिक चोरी का अर्थ क्या है, बताओ देखिए। साहित्यिक चोरी किसे बोलते हैं, साहित्यिक चोरी है कि दूसरे के कार्य को बिना श्रेय दिए उपयोग में करना, उसे क्या बोला जाता है, साहित्यिक चोरी करते हैं। अगला, एक लेखक द्वारा, ये सेम ही तरह के सवाल है ना, एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम पर प्रकाशित करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, साहित्यिक चोरी कहलाती है। अगला सवाल, पेटेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताओ देखिए। पेटेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आविष्कार को विशिष्ट अधिकार देना, आविष्कार को कुछ विशिष्ट अधिकार देना। मतलब पेटेंट का ये मतलब होता है कि मान लो आपने कोई चीज का आविष्कार किया है और आपने उसका पेटेंट करा लिया, तो आपको कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस जो भी मशीन आपने बनाई है ना, इसको कौन कौन बेच सकता है, कितने दिन तक बेच सकता है ना, और जो भी पेटेंट रहता है ना, उसका कुछ साल रहता है ना, जैसे इसका 20 साल है, 20 साल बाद में आपको वापस से रीन्यू कराना पड़ता है। देखो, थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रहे हैं कि जिन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कराया है, जैसे पुराने जितनी भी आप देखोगे लेक्चर, उनमें बहुत अच्छे से कवर कराया है। तो अब यदि मैं इनको वापस वही चीज़ आपको रिपीट करूं तो आप लोगों के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आप के पास अभी टाइम थोड़ा कम है ना। यदि मैं इसी तरीके से पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो जो 2 घंटे का वीडियो वो 4 घंटे का हो जाएगा ना। तो थोड़ा तेज चलते हैं ना परीक्षा के को देखते हुए। आईपीआर, बताओ देखिए, आईपीआर की फुल फॉर्म क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर की फुल फॉर्म क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखो, एक सवाल में मैंने पिछला जो था उसमें मैंने एक देखा, एक क्वेश्चन था ना, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वाला ना, उसमें मैंने बोला तो सही था कि इसका मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, लेकिन जब मैं टिक कर रहा था उसको मैंने शायद किसी गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया, तो उसको सही करना है। जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी ग्रुप पे टेलीग्राम पे, उस पर मैंने सही करके भेजा ना, जो सही ऑप्शन है उसी को टिक किया। तो आपको यदि पढ़ने में वहाँ पे कोई डाउट हो
तो उसको देख लेना, ये थोड़ा मेरे से गलती हुई थी। हाँ? चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अटैक, निम्नलिखित में से कौन सा एक अटैक है जिसमें उपयोगकर्ता की ईमेल आईडी की अवांछित मात्राएं प्राप्त होती है। अवांछित मात्रा का मतलब बहुत सारी मात्राएं प्राप्त होती है। वो किस में आती है? स्पैमिंग में आती है। किस में आती है? स्पैमिंग। किस में आती है? स्पैमिंग। देखो दूसरा वर्ड है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब ये है कि अपनी असली पहचान छुपाना। हाँ? अपनी असली पहचान पाकर धोखा देना। धोखे से किस लिखते हैं? धोखा देना। अपनी असली पहचान छुपाकर धोखा देना, उसे क्या बोला जाता है? देखो ये दोनों सेम से वर्ड है ना, एक होता है स्पूफिंग है ना, और एक होता है स्पैमिंग। स्पैमिंग में क्या है कि आपके पास बहुत ज्यादा मेल आएंगे ना, आपके पास बहुत ज्यादा मेल आएंगे ना। और इसमें क्या है? स्पूफिंग में क्या है कि आपकी जो जो भी यूजर रहेगा या फिर जो भी भेजने वाला रहेगा वो क्या करेगा? अपनी असली पहचान छुपाएगा। आपको लगेगा कि वही वेबसाइट है, जबकि वो उस वेबसाइट की असली वेबसाइट अलग रहेगी। उस वेबसाइट जो असली वेबसाइट है उसमें हल्का सा कुछ चेंज करेगा ना, उसमें अपनी असली पहचान छुपाता है। अगला मेल बम क्या है बताओ देखें। मेल बम का क्या मतलब है कि रिसीवर को मेल बॉक्स में ओवरलोड करने के लिए बड़ी संख्या में मेल आते हैं, उसे बोलते हैं मेल बम। मेल बम का ये मतलब है कि आपके इनबॉक्स में दिन के 200 मेल आ रहे हैं, 400 मेल आ रहे हैं या फिर 600 मेल आ रहे हैं, वो एक प्रकार का क्या है? मेल बम है। अगला सवाल ईमेल स्पूफिंग। देखो वापस देखो ना, इन सवालों को मैंने वापस लिया है। ईमेल स्पूफिंग, ऊपर वाला स्पूफिंग है ना, बताओ देखें ईमेल स्पूफिंग क्या है? बताओ ईमेल स्पूफिंग क्या है? नकली ईमेल भेजकर आपको धोखा देना। नकली ईमेल भेजकर आपको धोखा देना, वो किस में आता है? ईमेल स्पूफिंग में आता है। अगला ईमेल स्पैमिंग क्या है? ईमेल स्पैमिंग, स्पैमिंग क्या है? देखो बिना मांगे बड़ी संख्या में ईमेल भेजना। बड़ी संख्या में ईमेल यदि आपके पास आ रहे हैं तो वो किसका पार्ट होगा? स्पैमिंग का पार्ट होगा। इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना। यदि आप कंफ्यूज हो भी रहे हो तो वीडियो को एक दो बार वापस देखना, इन्हीं को 15-20 सेकंड या फिर 30 सेकंड पीछे लगी, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगला सवाल, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या है? आपको ये बताना है कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या है। सिस्टम को अस्थायी या फिर अस्थायी रूप से अनुपलब्ध कराना, वो क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अगला देखो, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक से सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? आपको ये बताना है कि इस अटैक से सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है? सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है सर्वर के संसाधन पे। उनमें सीपीयू आता है, बैंडविड्थ आती है और रैम आती है ना। देखो डीओएस में क्या रहता है कि मान लो ये मेरा कंप्यूटर है और ये डीओएस वाला कंप्यूटर ना, वो क्या करेगा? मेरे को लगातार अटैक करता रहेगा ना, मेरे सर्वर को कमजोर करने के लिए अटैक करता रहेगा ना। देखो इसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम है डीडीओएस। डी का मतलब है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, ASTRI, डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें देखो क्या होगा, ये मेरा कंप्यूटर है, इस पे बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ अटैक करेंगे, है ना। बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ अटैक करेंगे, वो किसकी श्रेणी में आएगा? डीडीओएस की श्रेणी में आएगा। और डीओएस की श्रेणी में क्या होगा? आपका एक ही कंप्यूटर आप पे बार बार अटैक करेगा ना। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैं आप लोगों को ऐसा बोल दूं कि मैं 1 घंटे के लिए आप लोगों के लिए फ्री हूँ, है ना। जैसे मैं टाइम बता दूं कि सुबह 10 से 11 मैं आप लोगों के लिए फ्री हूँ, अपना नंबर दे दूंगा आप लोगों को, और आप मेरे से कंप्यूटर के जो भी सवाल है वो आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं ना। तो ये लोग क्या करेंगे, उस समय फर्जी फोन लगाएंगे मेरे को ना। आपको फोन लगाना होगा लेकिन उससे पहले आपका मेरा जो नंबर है वो बिजी जाएगा ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि सर अभी अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। जबकि वो लोग मेरे से फालतू बातें करेंगे, उनको सवाल पूछना नहीं है, कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ मेरी रेपुटेशन डाउन करनी है या फिर जो भी मेरे संसाधन है उनका मिस यूज करना ना। इसे क्या बोला जाता है? डीओएस अटैक बोला जाता है। अगला देखो, साइबर सुरक्षा में एक चीज होती है एक्सप्लॉइट। साइबर सुरक्षा में एक चीज होती है, उसका क्या नाम है? एक्सप्लॉइट। आपकी बुक में दे रखा था तो मैंने सोचा उसको बता दे। ये एक कोड और प्रोग्राम होता है जो किसी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर में मौजूद सुरक्षा कमी का फायदा उठाकर सिस्टम में घुसपैठ करता है, इसे नियंत्रित करता है और मेलवेयर इंस्टॉल करता है जिससे संवेदनशील डेटा चुराया जा सके या फिर सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये खुद मेलवेयर नहीं होता है बल्कि मेलवेयर को पहुंचाने का एक जरिया है, और साइबर अपराधी इसका इस्तेमाल सिस्टम में सेंध लगाने के लिए करते हैं। देखो एक्सप्लॉइट क्या होता है? एक्सप्लॉइट खुद मेलवेयर नहीं होता है, वो क्या करता है? वो सिस्टम में कमी ढूंढता है ना, कमी ढूंढ के वो रास्ता दे देगा मेलवेयर को कि इस रास्ते से आप अंदर घुस सकते हो। उसे क्या बोला जाता है? एक्सप्लॉइट बोला जाता है। कंफ्यूजन नहीं होना, एक्सपर्ट एक प्रकार का मालवेयर नहीं होता, ये एक प्रकार का रास्ता देने वाला होता है, या फिर सिस्टम में कमी ढूंढ के मेलवेयर को बता देता है कि इस सिस्टम में ये कमी है तो आप इससे यहाँ से अंदर घुस सकते हो। अगला सवाल, फिशिंग क्या है बताओ देखें।
फिशिंग क्या है? मछली पकड़ने की तकनीक नहीं। फिशिंग क्या है? ईमेल और मैसेज के द्वारा जो भी धोखाधड़ी होती है उसे क्या बोला जाता है? फिशिंग बोला जाता है। अगला, यूटीएम का मतलब क्या है? यूटीएम, यूटीएम का मतलब है एकीकृत खतरा प्रबंधन। इसको बोलते हैं यूनिफाइड यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट, इसे एकीकृत खतरा प्रबंधन। अगला सवाल, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? बताओ। देखिए, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को, है ना। अभी इसको 10 साल पूरे हुए हैं, पिछले साल 2025 में। जब स्कूल खुलती है तब आपको याद रखना है कि डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल बताओ। देखिए, भीम ऐप, बताओ कितने लोगों को पता है भीम ऐप कब शुरू हुआ था? बताओ। भीम ऐप शुरू हुआ था 2016 में। कब शुरू हुआ था? 30 सितंबर 2016। भीम की फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये इसकी फुल फॉर्म है। कब स्टार्ट हुआ था? 2016 में। यदि आपको एग्जैक्ट पूछा जाए तो है 30 दिसंबर 2016। चलो अगला सवाल है, दिशा। दिशा पोर्टल कब लॉन्च हुआ था? आपको ये बताना है कि दिशा पोर्टल कब लॉन्च हुआ था। तो दिशा पोर्टल लॉन्च हुआ था 5 सितंबर 2017 को। कब? 5 सितंबर 2017 को। देखो, भीम कब हुआ? 2016, है ना। डिजिटल इंडिया कब हुआ? 2015 को। अब इसके बाद में अपन क्या पढ़ रहे हैं? दिशा, है ना। दिशा कब हुआ? 2017 को, 5 सितंबर 2017 को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आता है, इस दिन ये लॉन्च हुआ था। अगला सवाल देखो, दिशा। दिशा के बारे में कुछ कुछ चीजें हैं। देखो, इसका उद्देश्य है शिक्षकों, छात्रों और शैक्षिक प्रशासकों को डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, है ना। इसमें कक्षा 1 से 12 तक की डिजिटल पाठ्य सामग्री रहेगी, है ना। वीडियोज रहेंगी, उसमें पीडीएफ रहेगी, क्यूज रहेगी, वर्कशीट वगैरह ही रहेगी। ये बहुत सारी भाषाओं में बनाया गया है, बहुभाषीय 38 भाषाओं में बनाया गया है। क्यूआर कोड से आप इस पे जा सकते हो। दूसरा, स्थान आधारित। स्थान आधारित का ये मतलब है कि मान लो आप राजस्थान में हो तो इस पर क्लिक करते हो तो राजस्थान की जो भी पाठ्यक्रम है वो आपको मिल जाएगा। मान लो आप हरियाणा में हो तो हरियाणा में जो भी पाठ्यक्रम चलता है, जो भी पुस्तकें चलती है, वो सारी मिल जाएगी। फिर एक कक्षा आधारित, हर कक्षा की अलग अलग पाठ्यक्रम बनाया गया है। इसी तरीके से एक पोर्टल है स्वयं पोर्टल। क्या नाम है उसका? स्वयं पोर्टल। कब स्टार्ट हुआ था ये? 2017 में। ये किन के लिए है? 9वीं क्लास से लेके स्नातक के लिए। स्नातक का मतलब होता है पीजी, पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी एमए हो गई, है ना, एससी हो गई, इसे क्या बोला जाता है? पोस्ट ग्रेजुएशन बोला जाता है। इसमें ये आप बहुत सारे डिप्लोमे भी हैं जिनका आप कोर्स कर सकते हो। उसमें एक बहुत अच्छा पैटर्न ये है कि आपको हर दिन वीडियो लेक्चर दिया जाएगा, उसके बाद में आपको असाइनमेंट दिया जाएगा हर 7 दिनों से या फिर 4 दिनों से। उसके बाद में आपका टेस्ट होगा, है ना। उसके बाद में जो भी नंबर आएंगे उनके आधार पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसमें जो भी भारत के बहुत अच्छे अच्छे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट हैं, उनकी फैकल्टी इन पे मिलती है आपको पढ़ाने को। इसी तरीके से एक है पीएम ई विद्या ना, पीएम ई विद्या। अब देखो, पीएम ई विद्या में दिशा भी आता है और स्वयं पोर्टल भी आता है। उसके बाद में देखो, टीवी चैनल है, उन पे भी आपको पढ़ाया जाएगा ना। जिन बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है उनको टीवी चैनल के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा, रेडियो के द्वारा भी या फिर पॉडकास्ट के थ्रू भी इनको पढ़ाया जाएगा। अगला, डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ। देखें, डिजी लॉकर, लॉकर का मतलब होता है तिजोरी। लॉकर का मतलब क्या होता है? आपको ये बताना कि डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताओ। देखिए, डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य डिजिटल रूप से दस्तावेजों को सुरक्षित करना। कि आपके पास जितने भी दस्तावेज हैं आपके, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे आपके पास पासपोर्ट हो, या फिर जितनी भी मार्कशीट हो 10वीं की, 12वीं की, या फिर आपके बीए की हो, सारी मार्कशीटों को आप कहाँ पे रख सकते हो? डिजी लॉकर में रख सकते हो। डिजी लॉकर का ये मतलब वो डिजिटली आपकी सुरक्षित है, आपको कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप लोग, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो और आपके पास मार्कशीट नहीं है ना, तो आपको फोटोकॉपी करानी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करो और वहाँ से फोटोकॉपी करा सकते हो। अगला सवाल, अपार आईडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ। देखिए, अपार आईडी, है ना, अपार आईडी का मुख्य उद्देश्य छात्रों का डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड रखना ना। ये अपार आईडी यूडाइस के अंडर आता है ना, अपार आईडी यूडाइस के अंडर आता है। अब क्या होगा कि हर बच्चे की एक अपार आईडी बनेगी। अपार आईडी का ये मतलब है कि उस बच्चे का, उस क्लास का रिकॉर्ड रखा जाएगा। मान लो कोई बच्चा, मान लो मैं अभी 9th क्लास में हूँ, तो मेरी अपार आईडी अभी 9th क्लास की है।
जब तक मैं अपनी पूरी ग्रेजुएशन नहीं करूँगा, मेरी अपार आईडी वही रहने वाली है ना। इस 9th क्लास में मेरे को 8वीं क्लास की मतलब वो भी कंटेंट मिलेगा। जैसे 8वीं क्लास में मेरे कितने सब्जेक्ट थे, कौन-कौन सी मतलब मेरे को स्कॉलरशिप मिलती थी, है ना? मेरे कितने परसेंटेज बने, मेरी कितनी उपस्थिति थी, सब रिकॉर्ड रखा जाएगा ना। मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, सारी चीज़ लिखी जाएगी। उसी प्रकार से अब 9th में आ गया, तो 9th का रखा जाएगा, फिर 10th में आने के 10th का। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे की हर क्लास का रिकॉर्ड आपको किसमें मिलेगा? अपार आईडी में मिलेगा। हर क्लास का रिकॉर्ड किसमें मिलेगा? आपको अपार आईडी में मिलेगा। और हर बच्चे की आईडी यूनिक रहेगी, जैसे आधार कार्ड है। एक स्टार्ट होता है मिशन स्टार्ट, इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। कब शुरू हुआ था ये? 5 सितंबर 2023 को। इसमें क्या हुआ था कि क्लास 9 व 12 के बच्चों को डिजिटल माध्यम से शिक्षण करवाना, सभी विषयों का ई कंटेंट उपलब्ध कराना। देखो हाँ, राजस्थान में बहुत सारी स्कूलें ऐसी है जिनमें स्टाफ अवेलेबल नहीं है ना, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगा ना, इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने एक ये मिशन चलाया था, मिशन स्टार्ट। तो उसमें क्या देता है, एक हार्ड डिस्क दे दी थी ना, ऐसे 4 TB की हार्ड डिस्क दे दी, हर स्कूल में दे दी। और हर स्कूल में ऐसे पैनल दे दिए ना, जो बोर्ड दिख रहा है ना, डिजिटल बोर्ड, ऐसे पैनल दे दिए। और उनको बोला गया कि ये मान लो कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों में जो भी ये ई कंटेंट दिया गया आपको, सारे के सारे क्लासेस के वीडियो दे दी, इनके थ्रू आप इनकी पढ़ाई करो। अगला, ओटीपी का पूरा नाम क्या बताओ? देखिए ये तो आसान है, ओटीपी का पूरा नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड। अगला सवाल, केड का पूरा नाम क्या है? केड का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसको कौन लोग काम में लेते हैं? डिजाइनर लोग, है ना। जो भी डिजाइनर लोग हैं, है ना, वो 2D और 3D के डिजाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला, कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? आपको ये बताना है इनमें से कौन सा रोजगार है वो सूचना प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र में शामिल नहीं है। ये सारे के सारे रोजगार है ना, जैसे डेटाबेस मैनेजर का भी है, वेब डेवलपर का भी है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का भी है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल तो लगभग हर छोटे शहर में भी ऐसी चीजें होने लगी है कि कोई बच्चा नेटवर्किंग का कोर्स कर रहा है 6 महीने का या फिर 12 महीने का ना, या फिर वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है 6 महीने का, 12 महीने का। ये सब किसके अंडर आते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आते हैं। अब देखो, ओपन ऑफिस क्या है बताओ? देखिए ओपन ऑफिस क्या है? ओपन ऑफिस क्या है बताओ? देखिए ओपन ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वेब ब्राउजर भी नहीं है, ये ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर है। क्या है? ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर है। देखो ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर का ये मतलब है, इसमें आपको वर्ड मिलेगा, है ना, इसमें आपको एक्सेल मिलेगा, और इसमें आपको पावर पॉइंट मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इसका माइक्रोसॉफ्ट आता ना, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस आता ना, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तो पैसे लगते हैं, लेकिन जो आ रहा है ओपन ऑफिस, ये क्या रहता है? फ्री रहता है ना, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है आपके फ्री में अवेलेबल रहेगा। अगला सवाल, वीओआईपी का पूरा नाम क्या है? वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो भी आप इंटरनेट पे बातें कर रहे हो ना, इंटरनेट का इस्तेमाल करके बातें कर रहे हो, उससे वो किसके अंडर आती है? वीओआईपी के अंडर आती है। अगला, एफटीपी का पूरा नाम क्या है? एफटीपी का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या नाम है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल, एफटीपी का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपको ये बताना है कि एफटीपी का उपयोग किस लिए किया जाता है। फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एफटीपी का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, टेलीनेट का मुख्य उपयोग क्या है? बताओ देखिए, टेलीनेट, टेलीनेट का मुख्य उपयोग क्या है? रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करना। देखो मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर को मेरे को लॉगिन करना ना, उस कंप्यूटर को चलाना है, और वो कंप्यूटर है वो मान लो आपके जैसलमेर के एक किसी कोने में दूर के गांव में बैठा है, कंप्यूटर पड़ा है वहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि उस कंप्यूटर को मैं लॉगिन करूँ, मतलब उस कंप्यूटर को मैं चलाऊँ ना, तो वो किसकी मदद से होता है? वो टेलीनेट की मदद से होता है ना। उसमें कमांड आधारित रहती है कि मैं जो भी कमांड दूंगा उस कमांड के अकॉर्डिंग वो कंप्यूटर है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंडर आता है टेलीनेट। आजकल इसका यूज नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी इशू है, इसकी वजह से इसको यूज करना बहुत कम हो गया है। अगला सवाल, कर्नल मोड किसे कहा जाता है? ना ये पहले भी पढ़ा है। कर्नल मोड किसे कहते हैं? जहाँ सभी हार्डवेयर संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण हो, उसे क्या बोलते हैं? कर्नल मोड। ये किसका है? कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है? लाइनेक्स में। कौन सा? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है कर्नल मोड। अब देखो, अभी तक जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था अपने नेटवर्क सुरक्षा को देखे कि नेटवर्क सुरक्षा कैसे कैसे की जाए। अब जो ये टॉपिक है आपका, हाँ ये टॉपिक पूरा का पूरा सेम ऐसा का ऐसा टॉपिक मैंने आपको कवर करा रखा है क्लास 9th की, एक अलग से वीडियो लेक्चर बना रखा है इसका, और ये सेम वैसा ही रहने वाला है, तो मैं इसको अभी कवर नहीं करा रहा हूँ। मैं आपको वीडियो में लिंक भेज दूंगा, आप उस वीडियो के लिंक को जा सकते हो वहाँ पे, और वहाँ पे जाके क्लिक करना, आपको पूरा का पूरा ये वाला वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा ना। क्योंकि ये फिर यदि मैं सेम क्लास लूँगा तो वो एक
तरीके से रिपीटेड क्लास हो जाएगी ना, उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि मैं आपको कुछ 15-20 या 40-50 सवाल, कुछ अलग से नए सवाल आपको, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही। देखते हैं एक क्लास आपकी और बनाएँगे ना? थैंक यू।